Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. I am very excited today because आज मेरे साथ जो हस्ती हैं, जो गेस्ट हैं, वो अक्सर हमें बुलाया करते थे, लेकिन माशाल्लाह आज वो मेरे साथ मौजूद हैं। लाहौर में आए, मैंने इनको पकड़ लिया, मैंने कहा ज़िया भाई आपसे कुछ डिस्कशन करनी है, कुछ तलख सवालात करने हैं अल्लाह आपसे। अकबर। तो जैसे कि मैं नाम भी ले चुका हूँ एंड यू गाइस नो, राजा ज़ियाउल हक, CEO यूथ क्लब। ज़िया भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? खैरियत से? बिल्कुल बेहतरीन अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा टाइम जा रहा है आपका? बेहतरीन जा रहा है माशाल्लाह। जस्ट रिकवर्ड फ्रॉम कोविड सो फीलिंग Yes. वेरी अपबीट एनर्जेटिक माशाल्लाह। Alhamdulillah, Alhamdulillah. Zia bhai, straight to the question. Why are you so much against LGBTQ rights? अल्लाह अकबर कबीरा। क्या सवाल किया आपने। पहले तो आपके सवाल की दाद है। ब्रो असल में बड़ा अच्छा टॉपिक आपने आज चुना है एंड आई रियली कमेंड यू फॉर दैट। देखिए LGBTQ कम्युनिटी जो है ना, ये मतलब हमारा मेरा कोई किसी के साथ ज़ाती मसला किसी के साथ भी नहीं है। देखो हमारा तो बात वही होती है, हम वही बात कहते हैं जो अल्लाह और उसके रसूल की बात है, ठीक है। तो लीविंग ऑल डिस्कशन साइड, हम ये कहते हैं कि द एक्ट ऑफ होमोसेक्सुअलिटी जो है ना, द एक्ट ऑफ होमोसेक्सुअलिटी जिसको लिवात कहते हैं, सही। यानी अगर हम लोग एक्सप्लिसिट होना चाहें ज़्यादा तो हम कहते हैं कि व्हेन देयर आर टू मेल्स हु आर हैविंग रिलेशनशिप, एक्चुअली सेक्सुअल रिलेशनशिप विद वन अनदर, this is something that has been condemned by Allah subhanahu wa ta'ala and the Prophet sallallahu alaihi wasallam in the Quran and the Sunnah in countless number of ahadith that we can find. तो अब एज अ मुस्लिम अगर हम बात करें, लीविंग एवरीथिंग असाइड, तो हम कहते हैं यार ये जो एक्ट ऑफ होमोसेक्सुअलिटी है ना, दिस इज समथिंग दैट हैज बीन कंडेम्ड एंड ये वो चीज़ है जिसके बारे में कौम लूत के बारे में आपको तज़किरा मिलता है कुरान मजीद में कि इनको बदतरीन अजाब मिला। क्यों? और वाज़े तौर पे यानी लूत अलैहिस्सलाम जो है वो अपनी कौम से कह रहे हैं कि तुम क्यों जो है वो यानी अपनी औरतों को छोड़ के मर्दों के साथ तुम लोग ये काम करते हो। सही। और उनके ऊपर जो अजाब आया वो यानी ट्राई फोल्ड अजाब था। अल्लाह ताला ने उस बस्ती को जो है वो उलट दिया, उसके बाद वहाँ जलजले आए, उसके बाद वहाँ पत्थरों की बारिश हुई और एक दर्दनाक अजाब मिला उसको। तो आफ्टर नोइंग ऑल ऑफ दैट, और ये ऐसा एक एक्ट है जो कि बहुत ही अननेचुरल और हाईली डिस्पिकेबल एक्ट है, और इसके बारे में हमें आई थिंक शायद नहीं होना चाहिए बताने के एतबार से कि एक हाईली डिस्पिकेबल और डिस्गस्टिंग एक्ट है। लेकिन हैविंग सेड दैट, अब देखें एक्शन एक होता है, एक्शन इंसान का एक्शन है, एक होता है इंसान की थॉट्स है। Just because a person is having a certain type of thoughts, that doesn't make him or her a criminal. Like for example, अगर मुझे ख्याल आ रहा है कि मैं चोरी कर लूँ, या मुझे ख्याल आ रहा है कि मैं किसी को मर्डर कर लूँ, या मुझे ख्याल आ रहा है कि मैं और कोई ऐसा काम कर लूँ जो कि अल्लाह ताला ने मना फरमाया है, तो उस ख्याल के आने के ऊपर मैं गुनाहगार नहीं होता। जब मैं वो हरकत करता हूँ तब गुनाहगार होता हूँ। सो हमारे पास कई काउंसलिंग केसेस आते हैं, पीपल हु आर यू नो थिंकिंग ऑफ देमसेल्व्स एज होमोसेक्सुअल, मतलब होमोसेक्सुअल ऑल्दो दे हैवंट एक्चुअली कमिटेड द एक्ट, बट जस्ट बिकॉज उनकी कहीं पे अट्रैक्शन होती है, सेम सेक्स अट्रैक्शन होती है, तो उसकी वजह से वो समझते हैं कि नो नाउ आई एम होमोसेक्सुअल। नो यू आर नॉट, बिकॉज अभी आपके पास एक फीलिंग है, उस फीलिंग की वजह से हम आपको लेबल नहीं कर रहे, ना आपको अपने आप को लेबल करना चाहिए। तो उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे कि वो लेबलिंग वाला मैकेनिज्म क्या हो रहा है। लेकिन बहरहाल हम लोग ये कहते हैं कि कोई बंदा भी अगर उसको ये थॉट्स आ रही हैं, देयर इज अ वे टू गेट आउट ऑफ इट, देयर इज अ वे टू सीक हेल्प। इवन दीज थॉट्स कुड बी विद द हेटेरोसेक्सुअल पर्सन एज वेल। यानी एक बंदा जो है वो अपने आप को हेटेरोसेक्सुअल आइडेंटिफाई करता है और वो ये कहता है कि मैं आई वांट टू गेट इनटू एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स और आई वांट टू हैव रिलेशनशिप्स आउटसाइड ऑफ वेडलॉक, तो उसको भी हम उसी तरह मना करते हैं कि भाई आप ये काम ना करें। अल्लाह ताला ने तो जिना को भी मना किया ना, वला तक़रबु ज़िना, डू नॉट गो नियर जिना। तो उसको तो हम ये नहीं कहते कि तुम अपनी डिजायर्स को फुलफिल करो और जाके अपने जो मर्जी तुम करना चाहते हो करो। तो हमारा मेन जो हमारा जो मौक़िफ़ है वही है कि जिस चीज़ को अल्लाह ताला ने मना फरमाया, जिसको अल्लाह ताला के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया, हम कौन होते हैं उसको कहने वाले कि नहीं हम इसको सपोर्ट करते हैं और हम इसकी अग्रीमेंट में आते हैं, तो वो कम से कम मुसलमान को सूट नहीं करता। आपका व्यू बड़ा क्लियर है ज़िया भाई कि यू आर सिंपली प्रेजेंटिंग इस्लाम इन इट्स राइट स्पिरिट। आप कुरान कोट कर रहे हैं, हदीस कोट कर रहे हैं, और आप साथ ये भी कह रहे हैं कि इसमें अगर कोई मुब्तला है हम उसकी मदद करें, काउंसलिंग करें। Yet sometimes you are labeled as misogynist, sometimes there is a group who label you as anti-human rights. Why is that? ये के misconception कैसे डेवलप हो? सारे सवाल मेरे से करना ही, इनको भी बुला अभी मैं आ रहा हूँ इंशाल्लाह इनकी तरफ भी जाके खैर। बात ये है कि यार असल में हमारा स्टैंस बहुत क्लियर है। हम कहते हैं कि वी आइडेंटिफाई एज मुस्लिम्स बिफोर एनीथिंग एल्स, राइट। हम कहते हैं हम अल्लाह ताला की इबादत करने वाले हैं, अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चलने वाले लोग हैं। जो हमारा दीन कहता है वही चीज़ बेस्ट है। हम समझते हैं जो बात अल्लाह ताला, क्योंकि खालिक कायनात है ना, ये हमारा फ़लसफ़ा ये है, अल्लाह ताला इज़ द क्रिएटर ऑफ द हेवंस एंड द अर्थ एंड ऑल दैट इज़ बिटवीन देम। और जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस अल्लाह ने बनाए हैं उससे बेहतर चीज़ कोई और नहीं हो सकती, ठीक है।
दिस इज व्हाट आई बिलीव इन। नाउ ये चीज़ जब हम आगे पोर्ट्रे करते हैं, ठीक है, अब वेस्टर्न वर्ल्ड व्यू वाले जो लोग हैं, जिनको आप लिबरल्स भी कह सकते हैं, सेक्युलर भी कह सकते हैं, वो लोग अब इसको जिस तरह भी फ्रेम करना चाहें, हो सकता है इस्लाम की कई बातें उनको चुभती हों, तो भाई चुभती होंगी तो वो आपका मसला है, हमने तो दीन की बात करनी है ना, हम तो अपनी बात तो नहीं कर रहे। मैं तो नहीं कह रहा कि ये राजा ज़ियाउल हक का ओपिनियन है या ये मोहम्मद अली का ओपिनियन है या फलान ढमकान का ओपिनियन है, मैं तो ये तो नहीं कह रहा हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो बात भी अल्लाह की बात है, जो बात भी अल्लाह के रसूल की बात है, वो बात हमने करनी है। अब उसमें नेचुरली ये होगा कि कहीं पे अल्लाह ताला ने मर्दों को कुछ राइट्स ऊपर दिए हैं, कहीं पे औरतों को राइट्स ऊपर दिए हैं। फॉर एग्जांपल आपको नजर आता है कि माँ का दर्जा जो है वो 3 गुना ज्यादा है बाप के एतबार से देखा जाए तो, जहां पे मर्द को कहा गया, अब ये कुरान की आयत है अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा। अब ये मेरी आयत तो नहीं है कि मैंने लिखी है, अल्लाह ताला कुरान में कह रहा है कि अल्लाह ताला ने मर्दों को औरतों के ऊपर कवाम बनाया, और कवाम बनाने का मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने उसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। औरत को अभी रिसेंटली मुझे किसी ने मैसेज किया एंड दे वर आस्किंग अबाउट यू नो के मतलब रोल ऑफ मेन इन इस्लाम, रोल ऑफ वुमेन इन इस्लाम। तो मैं कहता कि वुमेन को एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि उनका सारा खर्चा पानी उठाने का जो जिम्मा है वो मर्द के ऊपर लगाया गया। अब एक मर्द जो है वो अगर बैठ के रोना शुरू कर दे कि भाई ये क्या बात हुई, ये तो बहुत अनफेयर ट्रीटमेंट है, मुझे कहा जा रहा है कि मैं कमाऊं, मैं खून पसीना लगाऊं अपना, मैं अपनी बीवी के लिए प्रोवाइड करूं, अपने बच्चों के लिए प्रोवाइड करूं, क्यों करूं भाई, मैं तो ख्वार हो रहा हूं, वो क्यों नहीं करते, जाके अपना काम क्यों नहीं करते। तो हम कहते हैं भाई तुम्हारे पास ये ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अगर तुम मुसलमान हो तो यू हैव टू डू व्हाट अल्लाह सुब्हानहू व तआला हैज आस्क्ड यू टू डू। तो ये हमारा सिंपल सा मौक़िफ़ है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। हमास जैसे ज़िया भाई ने कहा, आपसे सवाल भी इंशाल्लाह मैं करूँगा। जी पहले तो हमास आपका जो शो है माशाल्लाह एकेडमिक डिस्कोर्स, इट्स डूइंग वंडरफुल। मुझे बड़ा अच्छा फीडबैक भी उसका आता है, बल्कि मैं ऑडियंस को भी कहना चाहूँगा कि लुक इनटू इट। एकेडमिकली आपने बहुत से ऐसे इश्यूज ऑलरेडी डिस्कस किए, बट मैं ना थोड़ा एक और अंदाज में, ये जितनी अब बातें मैं करने लगा हूँ ना, ये आप कह लें कि हमारे जो बच्चे OA लेवल्स के हैं या जो टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे हैं, उनके जहन में डाउट्स हैं जी। और वो मैं आप दोनों से इंशाल्लाह क्लियर करना चाहूँगा। पहली बात ये कि एक चीज़ आप कह रहे हैं अननेचुरल है, यही क्लेम है ना इस्लाम, माशाल्लाह आपने कोट किया कुरान हदीस के, दिस इज़ एन अननेचुरल एक्ट, इसके कोई जीन्स नहीं है, ये कहीं से साबित नहीं है कि कोई गे जीन्स कोई चीज़ होती है। जब इतना क्लियर है साइंस, तो फिर स्टिल देयर आर सम साइंटिस्ट आउट देयर जो इसको प्रमोट कर रहे हैं, टीवी पे आ रहे हैं, वेस्ट की बात कर रहा हूँ, एकेडेमिया की, जो बिल पास हुए। तो ये कैसे ह्यूमैनिटी इस तरह की चीज़ पर कैसे कंसेंसस, देखें वेस्ट में तो कंसेंसस हो चुका है ना, तो लोगों का ये जहन में डाउट है कि हाउ इज़ इट पॉसिबल कि इतने एकेडमिक लोग, अक्लमंद ज़हीन लोग इस चीज़ पे कंसेंसस कर लें कि नहीं हम इनके राइट्स के लिए जो है वो लड़ेंगे। देखें जो वेस्टर्न वर्ल्ड में एकेडेमिया में इसकी अंडरस्टैंडिंग है ना, बल्कि सिर्फ वेस्टर्न में नहीं, ओवरऑल साइंस में जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि जो वर्ड नेचुरल है ना, उसको हम इस तरह नहीं डिफ़ाइन करते कि फॉर एग्जांपल अगर आपके जीन में कोई चीज़ इम्प्रिंटेड है वो नेचुरल है और जो नहीं है वो नहीं है। क्योंकि चक्कर ये है कि जो आपकी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसके अभी फैक्टर इज़ पार्ट ऑफ द नेचुरल सिस्टम, ठीक है। तो वो चीज़ें जो आपको इन्फ्लुएंस करती हैं, ठीक है, और वो जो आपके जीन से आती हैं, ये दोनों के कम्बिनेशन से जो है ना उसके रिज़ल्ट में जो चीज़ बनती है वो एक्चुअली में आपका एक्सप्रेशन होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक फूल है, ठीक है, फूल को उसके अंदर पूरी जेनेटिक कैपेबिलिटी है खिलने की, रेड कलर देने की, सब कुछ करने की, लेकिन अगर उसे पानी नहीं मिलता, उसकी सॉइल में मसले हैं, अगर उसके उसमें मसले हैं, तो वो सही तरह खिल नहीं सकेगा, अपना एक्सप्रेशन नहीं कर पाता। तो सिमिलरली ना ये दोनों चीज़ों के कम्बिनेशन से ना एक एक्सप्रेशन होती है, ठीक है। जो वर्ड नेचुरल है ना उसके पीछे बड़ी पॉलिटिक्स चलती है। हम इसको नेचर से बेहतर जो वर्ड है ना वो फितरत का वर्ड यूज़ करना चाहिए, क्योंकि इस्लाम जो है ना वो दीन फितरत है। और उसकी मैं आपको वजह बताता हूँ। फॉर एग्जांपल आप नेल्स नहीं काटते, ठीक है, या नहाते नहीं हैं, ठीक है, नेचुरली आपके नेल्स बढ़ते चले जा रहे हैं और आप गंद एक्यूमुलेट करते जा रहे हैं, आपके भाई ये नेचुरल है, ठीक है ना, वो ये तंग ना करो, ये नेचुरल है, मैं तो नेचुरल कर रहा हूँ, लेकिन आपको बीमारियाँ लगती हैं, आप ये करते हैं, आप डिजीज़ के लिए प्रोन होते हैं। तो अब नेचुरल के नाम पे आप तो अपने आप को मरवा रहे हैं, सही बात, ठीक है। तो अब ये एक ऑपोजिट है। फितरत जो है ना, फितरत होती है एक इनोएट डिस्पोजिशन ऑफ ए ह्यूमन बीइंग, ठीक है ना। उसे पता है कि वो अगर सफाई करेगा, अपने नाखून काटेगा, नहाएगा, तो फिर उसकी हेल्थ उसे बेहतर होती है। हालांकि आप टेक्निकली कोई अननेचुरल काम कर रहे हैं ना, मतलब ये नहीं देखा जाए नाखून काटना या नहाना, वो तो एक अननेचुरल सी बात हुई अगर आप स्ट्रिक्टली उस साइंटिफिक पैराडाइम में देख रहे हैं। तो इन दोनों में हमें फ़र्क करना ज़रूरी है। अगर आप नेचर में देखें तो वो कहते हैं कि जानवर जो हैं, मैं सॉरी टू कट यू, समझ गया हूँ पॉइंट आपका। अब दोनों से सवाल ये है कि मुझे ये बात समझ आ रही है
और मैं वेस्टर्न एकेडमिक्स जो हैं माशाल्लाह आप देखें कि माशाल्लाह इन द सेंस के क्लेम किया जाता है कि बहुत पीएचडी कर ली, ये कर लिया, मुझे समझ आ रही है बात, उन्हें ये बातें क्यों नहीं समझ आ रही? वाई आर दे स्टिल बेंट अपॉन प्रमोटिंग दिस आइडियोलॉजी एंड सपोर्टिंग देयर राइट्स? देखें आप ही अगर हम यहाँ पर ना अज्यूम कर रहे हैं कि वेस्टर्न एकेडेमिया ना एक यूनिफाइड बॉडी है, अच्छा, लेकिन वो नहीं है। उनके अंदर ये कॉन्फ्लिक्ट इस वक्त मौजूद है और वो डिबेट होती है, लेकिन मेन स्ट्रीम में कौन आएगा? जिसके पास पॉलिटिकल हैंड हायर होगा, जिसके पास मीडिया का हैंड हायर होगा। आप देखें फॉर एग्जांपल अमेरिका में है अमेरिकन सोसाइटी ऑफ पीडियाट्रिक्स, ठीक है ना, और दूसरी तरफ जो है ना अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। ये दोनों के जो साइंटिस्ट और डॉक्टर्स हैं ना, इनमें आपस में कॉन्फ्लिक्ट है, इनकी पब्लिकेशंस में कॉन्फ्लिक्ट है। क्यों? इनमें एक पॉलिटिकल मोटिवेशन है और वो साइंस में टेम्परिंग होती है बाकायदा इस चीज़। हम समझते हैं कि ये साइंस बहुत ही बड़ी रोबस्ट है जो हमारी किताबों तक पहुंच गई। किताबों तक चीज़ें ऐसी नहीं पहुंचती, उनके पीछे पॉलिटिक्स चलती है, उनके पीछे साइंटिस्ट की बॉडी सिलेक्टेड होती है। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ, फॉर एग्जांपल सोवियत यूनियन के अंदर उन्होंने लेमार्कियन बायोलॉजी जो है ना वो बहुत प्रमोट की थी, और उसके बदले में वो इस हद तक गए थे कि जो मेंडेलियन की जेनेटिक्स थी ना, उनको बाकायदा उन साइंटिस्ट को पकड़ के उन्होंने मारा, ठीक है। और वो क्यों कहते कि जी मेंडल प्रीस्ट है और इसकी जो रिसर्च है उसमें घपला है, ठीक है। वो इतने एंटी वो थे, रिलीजन थे कि उन्होंने एक्चुअल साइंस को ना सिर्फ इस वजह से मतलब यानी आप कह रहे हैं कि जो लेफ्टिस्ट हैं, मिलिटेंट लेफ्टिस्ट कह लें या जो भी नाम दे दें, वो हावी हैं इस वक्त, नैरेटिव उनका हावी है मीडिया में। ज़्यादा भी एक और काउंटर क्वेश्चन आता है कि देखें, एक चीज़ होती है जेंडर आइडेंटिटी, कि एक बंदा उसमें ना फेमिनिन ट्रेट्स हैं मेल में, और ऐसी चीज़ नेचुरली होती है। अगर हम बायोलॉजी स्टडी करें, एक फीमेल है उसमें मस्कुलिन ट्रेट्स ज़्यादा हैं, ठीक है। और ये साइंटिस्ट ने डिफाइन किए कि फेमिनिन ट्रेट्स क्या हैं, जैसे बीइंग टू मच सेंसिटिव, पिंक चीज़ें पसंद करना, मतलब इस तरह के फेमिनिन ट्रेट्स, और मस्कुलिन ट्रेट्स एग्रेसिव होना, जो टॉम बॉय जैसे इस तरह की पर्सनैलिटीज़ होती हैं। तो उसको भी डिनाई कर देता है ये जो राइट विंग है, उसको भी डिनाई कर देता है। उससे ये होता है कि वो लोग जो स्ट्रगल कर रहे होते हैं अपनी आइडेंटिटी के हवाले से, देखें बहुत से लोग जो है ना, हो सकता है वो एक फेज़ पे आके स्ट्रगल कर रहे हो। दूसरा ये कि उनको सोसाइटी भी लेबलिंग कर रही है। मैं आपको मिसाल देता हूँ, एक ऐसा लड़का जिसको नहीं पता ये LGBTQ ये है क्या, लेकिन उसकी चाल कुछ ऐसी है, यू मे अंडरस्टैंड, फेमिनिन किस्म की बातें हैं, चाल ऐसी है। नॉट टू मेक फ़न, मैं फ़न नहीं, बिल्कुल मजाक नहीं उड़ा रहा, लेकिन हकीकत बता रहा हूँ। हमने भी ऐसे लोग देखे, तो उनका बहुत बुली उनको किया जाता है, बहुत मजाक उनका उड़ाया जाता है, यहाँ तक कि मैं समझता हूँ कि वो रिवेंजफुल हो जाते हैं, नफ़रत उनके दिल में भर जाती है कि सोसाइटी मुझे कैसे ट्रीट कर रही है। तो ये फैक्टर्स नहीं देखने चाहिए हमारे राइट विंग को इससे पहले कि वो बहुत ज़्यादा बैश करें। अली भाई, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने की है। देखें, जो बंदा जैसा भी है, ठीक है, अल्लाह ताला ने उसको पैदा किया, ठीक है। अब हो सकता है कि किसी लड़के के अंदर कुछ फेमिनिन ट्रेट्स पाए जाएं और किसी लड़की के अंदर कुछ मैस्कुलिन ट्रेट्स पाए जाएं, जैसे आपने कहा। उसकी क्या वजूहात हैं? एक्स नंबर ऑफ वजूहात हो सकती हैं। उसमें इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी हैं, उसमें बर्थ ऑर्डर भी है कि किस नंबर पे पैदा हुआ, उसमें सिबलिंग्स जो हैं वो ज़्यादा मेल थे या फीमेल थे, वो थे, उसमें पेरेंट्स का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है, बाप कितना हावी था, माँ कितनी हावी थी, बहुत सारे फैक्टर्स। उसमें हार्मोनल इम्बैलेंसेस भी हैं, टेस्टोस्टेरोन लेवल कम है या एस्ट्रोजन लेवल्स हाई हैं, ये सारी चीज़ें उसके अंदर एक रोल प्ले करती हैं। फिर उसके शुरू में रोल मॉडल्स क्या थे, घर के अंदर फेवरेटिज्म किसके साथ चल रहा था, वेयर अ बॉय सौ के उसकी बहन के साथ फेवरेटिज्म हो रहा है या उसको बहुत प्यार किया जा रहा है, तो वो भी अब लड़की बनना चाह रहा है बिकॉज उसको माँ बाप का प्यार नहीं मिला। देयर आर एक्स नंबर ऑफ फैक्टर्स, ठीक है, जो कि एक लड़के को फेमिनिन ट्रेट्स की तरफ अट्रैक्ट करते हैं या लेके जाते हैं, या एक लड़की को मैस्कुलिन ट्रेट्स की तरफ लेके जाते हैं। तो फैक्टर्स तो उसमें बहुत सारे हैं, लेकिन चलो जो भी फैक्टर्स हैं, एक सिचुएशन अब हो गई है। लेट्स सपोज कि अब एक लड़का है, वो थोड़ा सा फेमिनिन ज़्यादा है, अवामुन नास को ये नहीं चाहिए कि उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दे। तो हु आर वी टू मॉक एनीवन, वी आर नोबडी। हर बंदे के अंदर चलो उसकी कोई चीज जाहिर होगी, आपकी कितनी छुपी हुई चीजें जो लोगों को भी नहीं पता, अगर पता लग जाए तो लोग आपका कितना मजाक उड़ाए। सो पहली बात तो ये कि हमारा दीन हमें ये नहीं सिखाता कि आप किसी को मॉक करो या रिडिक्यूल करो या कोई ऐसा उसके साथ रवैया या बर्ताव रखो, ये हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि वेस्टर्न वर्ल्ड में ना एक बहुत बड़ा जो एक इनजस्टिस हुआ है वो ये हुआ है कि वो ये कहते हैं कि बिकॉज यू आर नाउ
acting like a female, therefore you must now become a homosexual and start identifying as homosexual. Meaning कि अगर तुम इस तरह feminine feel कर रहे हो, इसका मतलब है कि your desire should be towards men. आपका desire man की तरफ होना चाहिए, या मे बी होगा, या मे बी आपको वो ख्याल आया होगा. So वो कहते हैं your desire and your action and your identity, it's all the same. ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जरा नोट कर लें. डिजायर यानी एक बंदा है, वो लेट सपोज उसके दिमाग में दिन में 20 ख्यालात आते हैं, सही, ठीक है, और लेट सपोज कि उसको 100 ख्याल आते हैं एक दिन में, एक एवरेज बंदे को, ठीक है. उन ख्यालात में से एक पासिंग थॉट उसको होमोसेक्सुअल थॉट आ गया, जस्ट बिकॉज अ पर्सन हैड अ डिजायर. और ये डिजायर आपको फॉर एग्जांपल किसी को मर्डर करने का भी हो सकता है. फॉर एग्जांपल आप क्लास में बैठे हुए हैं और आपका टीचर है या कोई और फॉर एग्जांपल स्टूडेंट है जो बहुत आपको इरिटेट कर रहा था और आपके दिमाग में ख्याल आया कि ओह माय गॉड आई शुड किल हिम, बट यू नॉट गोना एक्ट ऑन दैट डिजायर. आपको ख्याल, एक पासिंग थॉट, तो कोई आपको ट्रैफिक में कट ऑफ कर देता है, आपको ख्याल आ सकता है कि ओह माय गॉड आई शुड किल हिम, बट दैट डजंट मीन कि यू आर गोइंग टू किल हिम. बस एक थॉट आई थी. सो जस्ट बिकॉज यू हैड अ डिजायर फॉर समथिंग डजंट मीन दैट यू आर गोइंग टू एक्ट ऑन दैट डिजायर. ठीक है. सो डिजायर, एक्शन और उसके बाद आपकी आइडेंटिटी. इस वक्त जो वेस्टर्न वर्ल्ड व्यू है, जो वेस्टर्न नैरेटिव है, वो ये कहता है कि इफ यू हैव अ डिजायर यू शुड एक्ट ऑन इट. क्योंकि अगर आप एक्ट नहीं करोगे तो आप तो हिपोक्रेट हो यार, आप तो मुनाफिक हो, आप अपने आप को सप्रेस करो, आपको यू आर bursting with lust, you are bursting with desire, why don't you fulfill it बेटा. और ये किसी को भी कहा जा सकता है कि तुम्हें अगर गर्लफ्रेंड चाहिए, why are you suppressing yourself, जाओ जाके रिलेशनशिप करो, you know, have fun, enjoy yourself, enjoy your teenage, whatever. ये सारे कहानी उसको बताई जाती है कि अपनी फीलिंग्स को रिप्रेस नहीं करो. हमारा दीन तो कहता ही है कि फअम्मा मन खाफा मकाम रब्बिही व नहा नफ्स अनिल हवा फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा. जो अपने रब के सामने पेश होने से डरता रहा और जिसने अपने नफ्स को काबू किया, अल्लाह ताला फरमाते हैं जन्नत उसी के लिए. सो वेस्टर्न वर्ल्ड व्यू में वो कहते हैं कि योर डिजायर should lead you to that action. Don't hold yourself back. Whatever heterosexual, homosexual, whatever desire it is, fulfill that action and then identify yourself as that being. यानी now that you have done an action, अब आप अपने आप को आइडेंटिफाई करो कि I am a homosexual और I am a heterosexual. हालांकि देखो, अगर ये मैं इसी को मैं ये कहूँ कि अगर एक चोर है या फॉर एग्जाम्पल एक लड़का है, उसको चोरी का ख्याल आया, वो चोरी का एक्शन करे और फिर अपने आप को लेबल कर दे कि मैं चोर हूं. एंड प्लीज एवरीबडी शुड call me a thief and respect my pronouns and call me with whatever, जो भी आपने pronouns सोचे. आपको समझ आ रही कितनी ludicrous बात है ये. और आप देखें कि इस लिहाज से एक बच्चा जो है हमारे एक जानने वाले में थे, वो अपनी मदर के पास जाता है और ये कहता है कि अम्मी आई एम अ होमोसेक्सुअल एंड ही इज ओनली 14. ठीक है. गोज टू हिज मॉम एंड सेज, और ये मैं कोई लंदन पेरिस की बात नहीं कर रहा, ये मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ. तो वो अपनी माँ से कहता है कि अम्मी आई थिंक आई एम होमोसेक्सुअल. सो आप इमेजिन करें कि पाकिस्तान के अंदर एक लड़का जो है 14 साल का, वो अपनी माँ के पास जाता है और कहता है कि अम्मी आई एम अ होमोसेक्सुअल. एंड वो किस बेस पे कह रहा है? क्योंकि उसको एक होमोसेक्सुअल थॉट आया था. ठीक है, होमोसेक्सुअल. उसने, अच्छा, माँ उसकी पूछती है कि बेटा अल्लाह माफ़ करे, आपने कोई एक्ट कमिट किया, किसी ने आपके साथ कोई एक्ट कमिट किया, आपने किसी के साथ कमिट किया? उसने कहा नो नो नो, नथिंग लाइक दैट, I just had a thought about a guy, that's why I think I'm a homosexual. So you see the problem here. उसने एक passing thought के ऊपर, ये क्योंकि मीडिया फीड कर रहा है ना एक बात उसको बार बार, वो उस पासिंग थॉट पे ये कह रहा है कि मैं ना सिर्फ, अभी एक्शन नहीं किया उसने, लेकिन वो अपनी आइडेंटिटी वो उसके साथ एसोसिएट कर रहा है कि ये मेरी आइडेंटिटी है. ये ऐसी मिसाल है कि एक इंसान को चोरी का ख्याल आया और वो कहता है कि मैंने चोरी की तो नहीं है, लेकिन मुझे आप चोर कहें क्योंकि मैं चोर हूँ, मुझे एक ख्याल आया था चोरी करने का. सो दिस इज हाउ क्रेजी इट हैज ऑल बिकम कि हम लोगों ने अपनी जो आइडेंटिटी है उसको कनेक्ट कर दिया है अपनी किसी भी किस्म की सेक्सुअल थॉट के साथ. सो हमारा पॉइंट यहाँ पे हम ये कहना चाहते हैं कि इस वक्त जो कुछ भी वेस्ट में जो एक नैरेटिव क्रिएट किया गया है और जो कुछ बिल्ड किया जा रहा है, उसके पीछे एक प्रॉपर एक एफर्ट है. यानी ये ना समझें कि इट्स बाय एक्सीडेंट ही ऐसे हो रहा है. मेरे सामने यहाँ पे एक रिसर्च पड़ी हुई है, जो इसका नाम है द ओवरहॉलिंग ऑफ स्ट्रेट अमेरिका बाय मार्शल कर्क एंड एरेस्टस पिल. ये पूरा डॉक्यूमेंट जो है ये बेसिकली ये स्टेट करता है, ये समझें कि एक स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइन है कि हमने स्ट्रेट अमेरिका को होमोसेक्सुअल फ्रेंडली कैसे करना है. और उसका जो मोडस ऑपरेंडी है वो ऐसा ही है कि बड़े आराम से हमने लेके जाना है. सबसे पहले हमने ना लोगों को डिसेंसिटाइज करना है. होमोसेक्सुअलिटी जो एक बड़ा टैबू चीज़ है, और जिस तरह अभी इन्होंने बात की थी कि फितरती तौर पे ना इंसान अक्रॉस द वर्ल्ड डिफरेंट नेशंस के अंदर लोग जो है ना इस एक्ट से, ये जो लिवात का एक्ट है उससे रिपल्स होते हैं. तो उस चीज़ को ना लोगों में नॉर्मलाइज करना है. उसको पहले तो हमने डीक्रिमिनलाइज करना है, उसके बाद नॉर्मलाइज करना है, फिर उसके अंदर एक्सेप्टेंस क्रिएट करनी है, फिर मूवीज़ के अंदर ऐसे कैरेक्टर्स लेके आने हैं.
इनिशियली उनको कॉमिक रिलीफ के लिए इस्तेमाल करना है, शुगल मेले के लिए इस्तेमाल करना है, फिर आहिस्ता आहिस्ता इनको हमने सेंट्रल रोल देना शुरू करना है, फिर हमने बताना है कि आपका फेवरेट सुपर हीरो जो है बाय द वे वो भी होमोसेक्सुअल हो गया है, एंड लाइकवाइज इस तरह करते करते ताकि लोगों के लिए ना सिर्फ ये नॉर्मल हो जाए, बल्कि अब जब हम गे प्राइड परेड करेंगे और जो नहीं सेलिब्रेट करेगा उसको फिर हम ये नेम कॉलिंग करेंगे कि आप जी मिसोजिनिस्टिक हैं, आप होमोफोबिक हैं, आप फलान टमका हैं, इस तरह की नेबल कॉलिंग। तो ये अब एक समझ लें कि अब ये बदमाशी के लेवल पे बात चली गई है। दिस इज व्हाट्स हैपनिंग राइट नाउ। मैं आप दोनों की बातें समझ गया हूँ, लेकिन मैं ना लेट मी टेक यू इनटू द माइंड ऑफ अ यंग एडल्ट, हमारा जो एक पढ़ा लिखा नौजवान कह लें, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट या ए लेवल ओ लेवल स्टूडेंट, उसके माइंड में मैं लेकर जाता हूँ आपको। उसके सामने ना इस साइंटिफिक चीज़ें, ये सारी जो आपने बातें की हैं वो ज़रा साइड पे हैं। उसके सामने ये है कि उसका एक दोस्त है, वो सपोज होमो है, बहुत अच्छा इंसान है, बहुत सेंसिटिव है, इमोशनल है, दूसरों की हेल्प करता है, बुली हुआ है सारा टाइम, तो उसको आप कह रहे हैं कि ये विलन है, उसको आप कह रहे हैं ये गुनाह में मुब्तला है, उसको आप कह रहे हैं कि ये ईवल है, तो उसके जहन में ये होता है कि नहीं मैं तो इसको सपोर्ट करूँगा या करूँगी क्योंकि ये तो बहुत अच्छा इंसान है, इसको तो सारी उम्र दुख मिले हैं और ये क्या कर रहा है बेचारा, क्या कर रहा है, इसने क्या बिगाड़ा है किसी का, बस इसकी इंक्लिनेशन थोड़ी सी हमसे मुख्तलिफ है, उसके माइंड में ये है। तो इसको कैसे देखिए अली भाई, मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ। देखें, जो जब भी ये गे राइट्स की बात करते हैं और होमोसेक्सुअल्स और इनके बारे में बात करते हैं, तो ये लोग ना इंसान की नेचुरल फितरत को अपील करते हैं। किन चीज़ों पे? बिकॉज एज ह्यूमन बीइंग्स वी वांट गुड फॉर अदर ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है, हम फितरती तौर पे लोगों के लिए अच्छा चाहते हैं, काइंडनेस, और फिर ये सोशल जस्टिस कॉजेज को फाइट करते हैं। फॉर एग्जांपल वो कहते हैं कि हर बंदे, क्या बराबरी नहीं होनी चाहिए? हम कहते हैं होनी चाहिए। तो फिर वो कहते हैं कि क्या ये होमोसेक्सुअल जो है वो आपके साथ बराबरी का हकदार नहीं है? तो और फिर वो आपके ना उन चीज़ों के ऊपर एक्ट करते हैं या उन चीज़ों के ऊपर वो टारगेट करते हैं जो आपके अंदर नेचुरल इमोशंस है लोगों की खैर ख्वाही के। तो अगर इंसान इसी आर्गुमेंट को यूं कहे कि फॉर एग्जांपल किसी भी और इंसान के बारे में अगर हम लोग ये बात करते हैं, मैं सिर्फ एक आर्गुमेंट के तौर पे ये बात कर रहा हूँ कि अगर हम कहते हैं कि यार इंसान तो एक डाकू भी है, एक चोर भी है, हज़ारों किस्म की झूठ बोलने वाला भी इंसान ही है, उसकी भी राइट्स हैं, उसकी भी चीज़ें हैं, तो किसी भी चीज़ को आप लेके आ सकते हैं। आप जो कैटेगराइजेशन कर रहे हैं वो आप अपने एतबार से कर रहे हैं, जिस जगह पे आप करना चाहते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि देखो, इंसान को कैटेगराइज करने के हज़ारों तरीके हो सकते हैं ना। फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि जो लोग ब्लू जीन्स पहनते हैं वर्सेस जो लोग ब्लैक जीन्स पहनते हैं, जो लोग ब्लू सॉक्स पहनते हैं वर्सेस जो लोग रेड सॉक्स पहनते हैं, जो लोग टोपी पहनते हैं वर्सेस जो लोग टोपी नहीं पहनते। मतलब इंसानों को कैटेगराइज करने के एन नंबर ऑफ जो है ना वेज हो सकते हैं। व्हाई आर यू कैटेगराइजिंग? व्हाई आर यू कैटेगराइजिंग? व्हाई आर यू identifying people with the type of sexual preference that they have, यानी just sexual inclination that they have, उसके ऊपर क्यों आइडेंटिफाई कर रहे हैं? क्या इंसानों को आइडेंटिफाई करने के और तरीके खत्म हो चुके हैं? क्या हम ये नहीं कह सकते कि ये डॉक्टर्स हैं, ये इंजीनियर्स हैं, ये टीचर्स हैं, ये प्रीचर्स हैं, ये फलाने लोग हैं, कि सोसाइटी में ये कंट्रीब्यूट कैसे कर सकते हैं? ये भी तो एक वे हो सकता है आइडेंटिफिकेशन का। सो हम ये कहते हैं कि अगर आप अपने फ्रेंड के साथ एम्पैथाइज करते हैं, करना चाहिए, जरूर करें आप एम्पैथाइज। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। हमारी फैमिली में एक शख्स है जिसको आप क्लासिक टर्म में, हमारे जो आजकल की इस्तिलाहात चल रही हैं, ऑल्दो उनसे मुझे इख्तिलाफ है, उसमें वो उसको ट्रांसजेंडर कहेंगे, ठीक है। समबडी हु इज अ मेल, बायोलॉजिकल मेल, शनाख्ती कार्ड पे मेल, ठीक है, बट वो उसका जो तौर तरीका है या उसकी जो चाल चलन है उसमें थोड़ा सा फेमिनिन टच है, ठीक है। अब हमारे नॉर्मल माशरे के अंदर लोग उसको क्रिटिसाइज करेंगे या रिडिकुल करेंगे। हमारी फैमिली में ऐसा नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह वो एक मतलब कपड़े सीने का काम जो है ना उसका हमारी फैमिली के अंदर है, और पूरे फैमिली में डिफरेंट लोगों के लिए कपड़े सीता है, और वो काइंड ऑफ हमारी फैमिली की तरफ से एम्प्लॉयड है, एंड ही कीप्स मूविंग फ्रॉम हाउस टू हाउस, जहाँ पे वो जाता है 2 महीने 3 महीने वहाँ रहता है, कपड़े लगा सब कुछ करता है, सीता है पूरी फैमिली के लिए एंड ऑल दैट। बहुत अच्छी जॉब पे लगा हुआ है, बड़ी अच्छी पैसे भी उसको मिल जाते हैं। ही ड्रेसेस अप लाइक अ मेल, उसकी हल्की हल्की दाढ़ी भी है, उसने शादी भी कर रखी है, उसके बच्चे भी हैं। डू आई से कि लाइफ उसके लिए बहुत इजी है? नो, ऑफ कोर्स नॉट। आई नो उसकी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस होंगे, आई नो उसकी लाइफ में डिफिकल्टीज भी बहुत होंगी, लेकिन हम उसके साथ एम्पैथाइज करते हैं। हमने उसको एम्प्लॉय किया हुआ है, हमने उसको जॉब दी हुई है, माशाल्लाह वो बहुत खुश है। उसने मुझे कहा भी एक दफ़ा कि जब मैं खुद दीन की तरफ आ रहा था ना, तो उस टाइम पे वो भी आहिस्ता आहिस्ता दीन की तरफ आना शुरू हुआ, तो आई यूज्ड टू टेक हिम विद मी टू द मस्जिद टू प्रे जुम्मा प्रेयर। फिर एक दिन खुद ही उसने मुझे कहा कि हमजा साहब आप मुझे ना कुरान ला के दें तर्जुमे वाला, तो मैंने उसको ला के दिया, अल्हम्दुलिल्लाह वो पढ़ता है, उसको बहुत शौक है। सो
अल्हम्दुलिल्लाह देयर आर वेज टू एम्पथाइज विद पीपल, लेकिन मैं उसको कभी भी इस पे तो नहीं यानी जो ना कंग्रेचुलेट करूंगा कि जाके तुम वो करो। जिस तरह मेरा कोई भी मतलब मेरा कोई फैमिली मेंबर हो, वो अगर किसी ऐसी चीज़ में इन्वॉल्व हो जो अल्लाह और उसके रसूल ने मना फरमाई है, ठीक है, तो मैं क्यों उसमें उसको कहूँगा कि हाँ शाबाश तुम ये काम भी करो। मतलब जस्ट बिकॉज आई एम्पथाइज विद अ पर्सन डजंट मीन आई एम्पथाइज विद हिम ऑन एवरी सिंगल थिंग दैट इज डूइंग इन हिज लाइफ। मैं तो यानी एक मोमिन जो है वो दूसरे मोमिन के लिए आईना होता है। सही है। मैं उसको जहाँ पे, और मैं ये एक्सपेक्ट उससे करूंगा कि जहाँ पे मेरी गलती है वो उसको भी आइडेंटिफाई करे। सो द पॉइंट इज कि अगर कोई बंदा जो है उसकी कोई शॉर्ट कमिंग है या कहीं पे उसको हेल्प चाहिए या कहीं पे वो अपने डिजायर्स या टेम्पटेशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, चाहे वो पोर्नोग्राफिक एडिक्शन हो या वो होमोसेक्सुअलिटी हो या इवन हेट्रोसेक्सुअल बिहेवियर के अंदर वो आगे निकलना चाह रहा है, बहुत ज़्यादा हराम चीज़ों में पड़ रहा है, तो हमारा काम ये बनता है कि हम अगलों की इस्लाह करें प्यार से, मोहब्बत से, एम्पैथी के साथ। तो दिस इज़ वेयर आई वुड से कि हमारा जो रोल है वो ऐसा होना चाहिए। हमारा साहब का इसमें इनपुट मैं चाहूँ। देखिए ये सारा पॉइंट ना उस पर आता है कि यहाँ पर आइडेंटिटी डिस्फोरिया क्रिएट किया जा रहा है, ठीक है, कि मैं कौन हूँ, ठीक है, आइडेंटिटी का। और जब वो इसको कंफ्लेट करते हैं ना इसके साथ कि आपका एक्शन या आपकी जो फीलिंग आई है वो फ़ौरन आपकी आइडेंटिटी। अब देखें वेस्ट में ना 63+ जेंडर्स और उनके सेक्सुअल सिर्फ इस बेसिस पे कि वो किस तरफ सेक्सुअली माइल होते हैं, यानी किस तरफ वो अपना एक्ट करना चाहते हैं, उसको फ़ौरन उन्होंने ना एक नाम दे के उसके झंडे तक दे के, मतलब यानी उनके सबके ये फ्लैग्स भी हैं और सारा कुछ करके ना फ़ौरन उन्होंने ये उसको फैलाया। और ये कभी भी नहीं था, मतलब ये इट वॉजंट लाइक दैट बिफोर, ठीक है, लेकिन उन्होंने ये करके फ़ौरन आगे ये कर दिया। तो होता ये कि बच्चे जो मीडिया के साथ एक्सपोज्ड हैं, ये हैं वो हैं, जिनको ऑलरेडी अपनी फीलिंग्स भी अभी समझ नहीं आ रही कि क्या है क्या नहीं है, उनके साथ जब ये मीडिया में आता है कि ना नहीं ये एक आइडेंटिटी होती है, इस तरह का कोई इंसान होता है, ये शख्स होता है, और मतलब वो अपने आप को फ़ौरन ना फिर ये कन्फ्यूजन फैलाई हुई है, ठीक है। और इस वजह से ना लोग समझते हैं कि मैं ये बंदा हूँ और फिर मेरे मखसूस मेरे ही राइट्स पमाल हुए जा रहे हैं और ये वो आइडेंटिटी डिसऑर्डर्स की वजह से ना फिर फर्दर उनके ऊपर जो मतलब यानी डिस्क्रिमिनेशन है ना वो फिर बढ़ती है, ठीक है। वो अपने आप को भी सही तरह उन्होंने आइडेंटिफाई नहीं किया, जब उन्होंने अपने आप को ही वो फिर ना चाहते हुए उन्होंने अपने आप को सोसाइटी से डिसोसिएट कर दिया, ठीक है। उन्होंने अपने आप को होमोसेक्सुअल पहले ही उन्हें समझ नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपने आप को क्योंकि कुछ लोगों की बातों में आके अपने आप को होमोसेक्सुअल कह के उन्होंने पहले अपने आप को ना एक अलहदा कर लिया, आइसोलेट कर दिया, और फिर आवाम ने भी फिर उनके ऊपर फिंगर्स उठाना कर, वो एक रिपल इफेक्ट होना शुरू हो गया, जिस वजह से इनके ऊपर जुल्म भी उस तरह का, और मतलब यानी वो चीज़ें कई चीज़ें जो है वो ऐड होती गई, ठीक है ना। लेकिन हम ये नहीं कहते, ऑब्वियसली ये एक इट इज़ अ सैड सिचुएशन। देखिए 45% जो है ना इनके अगर आप ट्रांससेक्सुअल्स की बात करें 45% इनमें सुसाइड रेट्स हैं, ठीक है। और ये सिर्फ एक चीज़ से नहीं शुरू होता है, इसके अंदर ना ये मल्टीपल चीज़ें गैदर होती हैं। फॉर एग्जांपल इनके बचपन में इनके साथ जो वाक़यात होते हैं, अगर इनके अंदर हार्मोनल बैलेंस हो तो इनमें सेक्सुअल वायलेंस, फिज़िकल वायलेंस, उसके बाद इमोशनल वायलेंस, फिर जो बच्चे हैं वो जो छोटे बच्चे हैं वो पत्थर शत्थर मारेंगे, आपको डिसोसिएट करेंगे, फैमिली इनको दूर कर देती है। ये जो ज़िया भाई ने जो फैक्टर्स किए थे ना, ये सारे फैक्टर्स फिर ऐड अप होते रहते हैं, ठीक है ना। इस हद तक कि इनका जो फॉर एग्जांपल यही जो है इनका सुसाइड रेट है, सुसाइड अटैम्प्ट रेट है, वो मतलब 40+ क्रॉस करता है, एंड वो फिर एक सिचुएशन बन जाती है इस तरह की। अब इसमें ये होता है कि इसमें हमारे भी एक प्रैक्टिकल चेंजेस की ज़रूरत है कि हम अपना बिहेवियर भी इनकी तरफ चेंज करें, ठीक है, इनके लिए एक्सेप्टिंग हो, रहम दिली अपना ये वो चीज़ करवाएं, ठीक है ना, ये चीज़ वो करना। अब इसमें भी दो चीज़ों का फ़र्क रखें, इन्होंने भी ना LGBTQ इकट्ठे रखे हुए, लेकिन ये इकट्ठे नहीं हैं। देखें लेस्बियन, गेज ये एक अलग कैटेगरी है, ये प्योरली उस मामले में सेक्सुअल ओरिएंटेशन है। ट्रांससेक्सुअलिज्म कुछ और है, ठीक है ना, ये ट्रांसजेंडरिज्म वो ऑर्गन्स के हवाले से वो जेंडर डिस्फोरिया, वो 3 चीज़ों का मिक्सचर है। एक जेंडर डिस्फोरिया का, ठीक है, एक बीच में घुस जाते हैं ड्रैग क्वींस, ठीक है ना, जिनका वो मर्द होते हैं जिनका बस ऑर्गन का इशू नहीं होता, लेकिन दे जस्ट वांट टू ड्रेस अप। एक है जेंडर डिस्फोरिया, जिनका वो जो बर्थ वाला जेंडर होता है और जो वो उनका जेंडर होता है उसमें वो कंफ्यूज हो जाते हैं, और उनके लिए वो बहुत ही, ये भी ऑर्गन्स वाला नहीं है, ये ऑर्गन नहीं है। okay. और जो वो आखिरी है इंटरसेक्स, ये ऑर्गन्स वाला है, ये वो हैं जो कि उनके जो पैदाइशी तौर पर जो ऑर्गन्स का हुआ। अब ये तीनों चीज़ें जो है ना ये मिक्स हो जाती हैं यहाँ पर एक कैटेगरी में ख्वाजा सरा की, ठीक है, या वो। अब जब ये तीनों चीज़ें मिक्स हुई हुई हैं ना, तो इसके अंदर फिर ये कंफाउंडिंग फैक्टर और कंफ्यूजिंग फैक्टर बनता है
है जिसकी वजह से ये मल्टीपल सिनेरियोस हमारे सामने निकलते हैं। ये कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है जिसको हम इतनी आसानी से नहीं सॉल्व कर सकते जब तक हम इसके अंदर इनकी अलग-अलग कैटेगराइजेशन और ये बड़ी ज़्यादा कनिंग कहूँ इसे या इग्नोरेंट अप्रोच कहूँ या इनकम्प्लीट, जैसे हमारे ड्रामास भी क्या करते हैं कि वो ना एक ऐसी स्टोरी दिखाते हैं कि एक बच्चा जो इंटरसेक्स था मे बी या जैसे LGBTQ की कैटेगरी में आता है, उसको माँ बाप ने धुतकारा, सोसाइटी ने धुतकारा, वो बचपन से कंफ्यूज था या थी, उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया, बुली किया गया। तो चूँकि ये सारी चीज़ें हुई, लिहाजा नाउ यू शुड स्टैंड अप फॉर देयर राइट इन बिकमिंग व्हाट दे वांट टू बिकम। तो मैं तो इसको ऐसे देखता हूँ कि एक्चुअली बजाय कि आप उसको सपोर्ट करने के मज़ीद ख़राब कर रहे हो, मज़ीद वल्नरेबल बना रहे हो सोसाइटी के, उसे मज़ीद धुतकारे सोसाइटी जो है, मतलब किस तरह का सलूशन आप उसे दे रहे हो। मैं तो इसको इस तरह से देखता हूँ, बाकायदा उसे मुश्किल में आप मज़ीद डाल रहे हो। इस पर क्या आप जो है देखिए अली भाई, बात यह है कि हमारा जो असल में ना जब आप लोगों के इमोशन से खेलना शुरू करते हैं ना, तो एनी स्टोरी कैन बी मेड वेरी इमोशनल एंड आप लोगों को किसी भी डायरेक्शन में उन इमोशंस के थ्रू मतलब चैनल कर सकते हैं। कोई भी आप स्टोरी लें, आप किसी बच्चे की स्टोरी ले लें जो अपने घर से, उसको एक नॉर्मल बच्चा है, उसको घर पे उसके बाप बहुत मारता था, उसकी माँ उसके साथ जुल्म करती थी, वो घर छोड़ के भाग जाता है और अब आप उसको ये कह रहे हैं कि नहीं घर से भागना ही तुम्हारे लिए बेस्ट ऑप्शन है। असल बात ये थी उसके माँ बाप को समझाना चाहिए था कि भाई तुम्हारा बच्चा है, अल्लाह की तरफ से अमानत है तुम्हारे लिए वगैरह वगैरह, इसको ठीक रखो अपनी तरह प्यार मोहब्बत से। इसका ये मतलब तो नहीं कि हर बच्चा जो है वो घर से भागने के प्लान करे और बाय डिफॉल्ट ये समझे कि मेरे माँ बाप जो है मेरे सबसे बदतरीन दुश्मन है। तो असल में बात ये कि व्हाट टाइप ऑफ मैसेज आर यू ट्राइंग टू पुट आउट देयर। सो जहाँ तक मैंने आपसे बात की, मैंने कहा कि एम्पैथी हमारी अपनी जगह पे, हम समझते हैं कि जो चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं वो वाकई में रियल चैलेंजेस हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम लोग होमोसेक्सुअल बिहेवियर को एंड होमोसेक्सुअल एक्ट्स को इनकरेज करना शुरू करें कि जस्ट बिकॉज यू फील a certain type of attraction you should act on that attraction as well। देखिए वेस्ट ने एक बड़ा कनिंग तरीके से, मैं कहूँगा, एक 3 टर्म्स हैं जिनको आपस में ना आइसोलेट कर दिया। एक था बायोलॉजिकल सेक्स, ठीक है, बायोलॉजिकल सेक्स सही है। एक बच्चा पैदा हुआ है, जाहिर बात है आप कहोगे मुबारक हो मेरा बेटा होगा, मुबारक हो मेरी बेटी हुई। कभी सुना आपने मुबारक हो क्या हुआ जी? वल्लाहु आलम, वल्लाहु आलम। ये जो वल्लाहु आलम वाला केस है ना, ये 0.018% है। 0.018% ये इंटरसेक्स की बात हो रही है जहां पे बोथ जेनिटल्स पाए जाते हैं और ये भी बाय द वे रिजॉल्व हो सकता है। यानी ये जब बच्चा अपनी प्यूबर्टी को आता है तब आपको पता लगता है कि इसकी जो है ना वो जो मतलब कौन से ऑर्गन्स फंक्शन कर रहे हैं, उस एतबार से या उससे पहले भी जो है ना जहां से वो मतलब यूरिनेट करता है उससे आइडिया हो जाता है, तो उसको भी किसी ना किसी कैटेगरी में डाला जा सकता है। लेकिन ये जो मतलब या तो यानी बायोलॉजिकल सेक्स जो है आपका वो या मेल होगा या फीमेल होगा। आप ये नहीं कह सकते कि हमें पता ही नहीं है जी क्या पैदा हुआ है। सही है। क्योंकि वही अभी आपसे थोड़ी देर पहले बात हो रही थी कि अगर आप आज से कोई 200 साल पहले का स्केलेटन डिग अप करते हैं, आप क्या कहेंगे कि जी ये जो स्केलेटन डिग अप हुआ ये क्या था? आप कहेंगे कि जी वल्लाहु आलम हमें नहीं पता। आपको तो पता है एग्जैक्टली ये मेल था या फीमेल था। यू कैन टेल इवन बाय स्केलेटल रिमेन्स, यू कैन टेल बाय डीएनए, यू कैन टेल एक्स क्रोमोसोम से XY क्रोमोसोम से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। व्हाई आर यू मेसिंग विद साइंस? दिस इज माय क्वेश्चन। साइंस जो है वो आपको बता रही है कि ये बायोलॉजिकल मेल है या बायोलॉजिकल फीमेल है। अच्छा, तो पहली चीज थी ये कि आपका बायोलॉजिकल सेक्स क्या है। अब वेस्ट कहता है कि एक और चीज है जो कि है जेंडर एक्सप्रेशन। सो यू कुड पोटेंशियली नाउ से yes I am a biological male but my gender expression is that of a woman or it is that of anything else that you can come up with, because अब तो genders भी जो है वो infinite number of genders भी हो सकते हैं। अच्छा हाँ, वो अब इसमें ना साइंस में गपला क्या करते हैं, एक ना ग्राफ सिस्टम में उसे कहते हैं कि सेक्स जो है वो बाइनरी नहीं है, वो बाई मॉडल है। बाई मॉडल क्या होता है कि ना वो एक नॉर्मल कर्व दे देते हैं कि इधर जिधर भी आप फॉल करेंगे ना, यानी ये इन्फिनिट नंबर ऑफ डॉट्स हैं इस एक कर्व के अंदर, आप जहाँ होंगे ना कभी आप मेल की तरफ ज़्यादा हो सकते हैं, कभी फीमेल की तरफ ज़्यादा हो सकते हैं। यानी वो ये कहते हैं ना कि जेंडर है ही फ्लूइड, जेंडर फ्लूइड कर देते हैं, जेंडर तो फ्लूइड है। लेकिन बायोलॉजिकली हमें पता है कि अगर आप, इन्होंने डेफिनेशन में टेम्परिंग की है, इवन सेक्स के अंदर ये टेम्परिंग की है, ठीक है। लेकिन हमें पता है कि जब मेल होता है तो वो SRY जीन एक्टिवेशन की वजह से होता है। Y जीन वो आता है और फिर जाके उसका वो क्रोमोसोम बनता है। ये बिल्कुल फिक्स्ड कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, XY मेल और XX फीमेल, ठीक है। और उसके बाद जाके उसके जो दरमियान में फिर एनॉमलीज होती हैं, ठीक है, जो कि और वो बाकायदा उनमें मसले वो क्रोमोसोमल एनॉमलीज होती हैं, ठीक है। ये जो चीज़ है ये बाकायदा ये फिक्स चीज़ें हैं और वो कहते हैं कि ग्राफ बाइनरी है,
वो 2 डिफरेंट ग्राफ्स हैं, मेल का ग्राफ चेंज होता है, फीमेल का ग्राफ डिफरेंट होता है, और इसलिए बाइनरी होता है। सही। उन्होंने इस ग्राफ्स को इकट्ठे मिला के ना उनको कहते नहीं ये सारा कुछ एक है, और इस कंफ्यूजन को फैलाने के लिए कि जी आप जेंडर छोड़ें, आप सेक्स को भी। बट क्वेश्चन यही है कि वाई, क्यों कंफ्यूजन फैला रहे हो, यही तो बात समझ नहीं आती ना। कहते हैं जी आप कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट हैं। देखिए अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में जिक्र किया ना कि शैतान जो है ना वो उसका वादा एक ही है कि उसने लोगों से ना अल्लाह ताला की खलकत को चेंज करवाना है। और ये बेसिकली हम एक ऐसी डी जनरेशन की तरफ जा रहे हैं जहाँ पे हम लोग सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन कह लें, सेक्सुअल रेवोल्यूशन कह लें, सेक्सुअल लिबरेशन कह लें इसको, जो 1950s की मूवमेंट स्टार्ट हुई थी उसका अब हम एक फेज देख रहे हैं। सही। जहाँ पे बायोलॉजिकल सेक्स एक चीज़ है, जेंडर एक्सप्रेशन एक और चीज़ है। ठीक है, तो बायोलॉजिकल सेक्स मेरा कुछ और था, जेंडर एक्सप्रेशन कुछ और है, और सेक्सुअल ओरिएंटेशन एक तीसरी चीज़ है। तो पहले ना ये एक ही चीज़ थी, यानी कि पहले के तीनों एक ही डब्बे में थे कि बायोलॉजिकल सेक्स मेल, जेंडर एक्सप्रेशन मेल, एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन हेटेरोसेक्सुअल। बिल्कुल सही। ठीक है, या फीमेल फीमेल हेटेरोसेक्सुअल, ये एक ही चीज़ होती थी। इन्होंने क्या किया, इन तीनों को सेपरेट कर दिया कि ये आपका डिफरेंट होगा, ये डिफरेंट होगा, ये डिफरेंट होगा। सो यू कुड बी बायोलॉजिकल मेल फीमेल के बजाय आप अपने आप को कुछ भी आइडेंटिफाई कर दें कि जी मैं बायोलॉजिकली भी मैं अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं कर रहा। जिस तरह एक केस आया इंग्लैंड में गालिबन, जहाँ पे खातून जो है उन्होंने अपने बच्चे को आइडेंटिफाई करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी हम बताते ही नहीं है कि वो बेटा हुआ या बेटी हुई है, और वो खुद एक्चुअली वो एक लेस्बियन कपल था, वो आपस में रह रहे थे, उनका बच्चे को भी हमने यूं ही करना। अब ये भी मैं समझता हूँ चाइल्डहुड ट्रॉमा है। आप बच्चे को क्यों ये राइट उसका छीन रहे हैं? हाँ, उसको क्यों आप बच्चे को क्या पता है कि वो मतलब क्या अपने बारे में कहे, आप उसको मजबूरन कह रहे हैं, हालांकि वो उसकी बायोलॉजी बता रही है वो क्या है, लेकिन आप नहीं बच्चे को बताना चाह रहे। क्या ये जुल्म नहीं है बच्चों के ऊपर? और फिर आप उसको ये कह रहे हो कि जेंडर एक्सप्रेशन, अब आप कुछ भी इन्फिनिट, आप अपने आप को बटरफ्लाई कहना चाहते हैं, यूनिकॉर्न कहना चाहते हैं, यू वांट टू बी एनीथिंग एल्स, आप अपने आप को जैसे आइडेंटिफाई करना चाहते हैं आप करें। एवरीबडी शुड जस्ट कंफर्म विद योर डेफिनेशन और योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाटएवर यू वांट टू से। पहले अकॉर्डिंग टू दी अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन जो है उसके अंदर ये एक मेंटल डिसऑर्डर होता था। दिस यूज्ड टू बी लाइक, जिसको आप जेंडर डिस्फोरिया कह दें, या ये होता था कि जहाँ पे आपकी बॉडी और आपकी जो साइकोलॉजी है, यानी आपकी आइडेंटिटी जो है वो 2 तरीकों से हो सकती है, या तो वो आपकी बायोलॉजिकल होगी या वो आपकी इन्वायरमेंटल होगी। इन्वायरमेंटल यानी आपकी जो चीज़ें आपको आइडेंटिफाई करती हैं। तो आपकी जो बायोलॉजिकल आइडेंटिफिकेशन है, जो आपकी एनाटमी है, आपका डीएनए है, वो आपकी एक चीज़ है फॉर एग्जांपल, और इन्वायरमेंटल या जो भी चीज़ें आप कह लो कि जो एक्सटर्नल आपके ऊपर फैक्टर्स हैं, वो एक डिफरेंट चीज़ है। तो दोनों अगर आप कंफर्म अगर उसमें देखें तो आप अपने आप को आप मेल आइडेंटिफाई कर रहे हैं। ये लोग अब ये कहते हैं कि ये दोनों आइडेंटिटीज़ जो हैं ये चीज़ें बिल्कुल अलग रखी जाएं, और फिर जो तीसरी चीज़ है सेक्सुअल ओरिएंटेशन, ये एक बिल्कुल तीसरा डब्बा है। और इसने असल कन्फ्यूजन क्रिएट किया, जहाँ पे अब आप लोगों ने ऑफिशियली जो है वो अल्लाह ताला की खलकत को चेंज करने का मंसूबा जो है वो लेआउट कर दिया लोगों के सामने। अच्छा, मैं इसमें एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ऐड करना चाहूँगा। एक बीमारी होती है जिसमें ना बाकायदा, मैं उसका नाम भूल गया, जिसमें होता है कि आप अपना ना बाजू या ये वो चीज़ वो बंदा ना एम्प्यूटेट करना चाहता है। वो कहता है कि ये मेरा बाजू हिस्सा ही नहीं है, बॉडी डिस्मॉर्फिया या बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर कहते हैं, इस तरह करके कुछ है। वो ये बॉडी डिस्मोरिया वो होता है कि जिसमें आपको अपनी बॉडी की पसंद नहीं है शेप और ये वो चीज़, वो इस सेंस में है। लेकिन वो एक बाकायदा होता है कि वो कहते हैं कि ये जो रिमूव दैट पार्ट ऑफ माई बॉडी, ठीक है, वो डिफरेंट बीमारी है। उसमें ये होता है कि वो बंदा कहता है, और वो जब तक वो कटवा नहीं देता है ना उसे, तब तक उसे मेंटली सुकून नहीं मिलता। कहता है कि अब मैं असल में मैं पूरा हो गया हूँ, ठीक है। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग बात ये हुई है कि 2 साइकोलॉजिकल एसोसिएशंस का आपस में इख्तलाफ हो गया, ठीक है। APA इसे बीमारी ही कंसिडर कर रही है अभी, ठीक है, अमेरिकन साइकोलॉजिकल। वो कहते हैं कि नहीं ये बीमारी है और ये कुछ और नहीं है। वो फिर कहती है कि इसके MRI स्कैन थोड़े डिफरेंट है। लेकिन दूसरी कहती है कि नहीं, इसका और ट्रांससेक्सुअल, अगर हमने इसको कह दिया तो फिर ट्रांससेक्सुअल वाला मामला भी फंस गया, वो भी खुल जाएगा, क्योंकि उनके सेम मसला है, क्योंकि दिमाग में मसला है, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या किया कि नहीं ये जो एम्प्यूटेशन वाला मामला है ना, ये इंसानों के अंदर डाइवर्सिटी है, ठीक है ना। तो अब देखें, अब वो खुद इस मामले में कंफ्यूज और आपस में डिबेट में फंस रहे हैं कि ये अगर हमने इसको बीमारी कंसिडर किया तो फिर वो भी बीमारी है, ठीक है ना। एक और ज़रा भाई और हमास बात आती है कि सोशियोलॉजी में एक पर्सपेक्टिव है, एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव, नॉट द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। उसमें हिस्टोरिकल और एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव में वो ये कोट करते हैं कि अगर ये चीज़ नेचुरल ना होती तो ये थ्रू आउट हिस्ट्री ना चली आ रही होती। वो कहते हैं आपका कुरान कह रहा है कि ये कौम लूत के ज़माने से चली आ रही, बल्कि उससे भी पहले। वो कहते हैं तो एक चीज़ इतना अरसे से चली आ रही है, वो चीज़ कैसे अननेचुरल हो सकती है? देखिए, यही नेचुरल और
फितरत का जो फ़र्क बताया था शुरू में आपने, हाँ जी, कि देखें नेचुरल चीज़ का ये मतलब है, फिर आप जानवरों की जो हरकतें हैं, जानवरों के अंदर फिर क्या कहते हैं कि उसमें पीडोफिलिया भी है, उसके अंदर नेक्रोफिलिया भी है, मतलब यानी वो बल्कि खा जाते हैं अपने, बच्चे खा जाते हैं अपने, ये कर जाते हैं, वो भाई नेचुरल है, तो चली आ रही है, हाँ ठीक है, एक आध बच्चा पैदा है उसे मतलब यानी ब्लेंडर में डाल के उसका जूस बना के पी लो, मतलब कोई मसला नहीं, मतलब ये नहीं इस तरह भी नहीं है। इस पर्सपेक्टिव से तो फिर वो जो वुमेन पे जुल्म करते हैं कहते हैं मार भी शुरू से चली आ रही, वुमेन के साथ ऐसे ही होता है। सैम हैरिस बकायदा कहता है कि रेप जो है ना इज वन ऑफ द ओल्ड मिथ वायबल फॉर्म ऑफ गेटिंग रिप्रोडक्शन, गेटिंग योर स्पर्म हेड, मतलब ये उन्होंने उसके भी जस्टिफिकेशन का। देखें ये जो वर्ड नेचर है ना, लव्स नेचर, ये डेंजरस है और इसके पीछे आप पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। एक्चुअली में जो अल्लाह ताला ने हमें बताया कि फितरत कुछ और चीज़ होती है, नेचर कुछ और चीज़ होती है, ठीक है। नेचर एनिमलिस्टिक हो सकती है, लेकिन जो फितरत है वो एक वो इनिट इंसान के अंदर से जो अल्लाह ताला ने उसके अंदर फितरत रखी हुई है ना, वो बहुत ही मतलब यानी खूबसूरत चीज़ होती है, वो बंदे को इंसान की असल के साथ जोड़ती है। उस मामले में होमोसेक्सुअलिटी नहीं फिट बैठती इसके साथ, यानी आपकी फितरत के साथ। क्योंकि इवन आप देखो एवोल्यूशनरी बायोलॉजी पर्सपेक्टिव से, अगर हमारा गोल, इवन अगर आप रिचर्ड डॉकिंस की बात माने, अगर हमारा गोल जो है वो सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन है, तो हाउ इज होमोसेक्सुअलिटी हेल्पिंग दैट? बिल्कुल, वो बल्कि उसके एंटी जा रही है, वो तो एंटी जा रही है। अगर ये काम शुरू हो जाए तो फिर तो आपका सर्वाइवल रिप्रोडक्शन खत्म हो जाता है। बिल्कुल। तो इवन वहां से भी इसका प्रॉब्लम है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टडी है बल्कि होमोसेक्सुअल बिहेवियर के बारे में, उन्होंने ना लेट 90s की स्टडी है और एक दोबारा एक और स्टडी हुई है रिसेंटली। वो ये हुई है कि ये जो बिहेवियर है ना, इसकी इमेजेस और ये नेचुरली ह्यूमन अक्रॉस थ्रू आउट हिस्ट्री ना इससे गलाजत की फीलिंग आती है, डिस्गस्टिंग की फीलिंग आती है, और ये थ्रू आउट रहा है, ठीक है। और वो कहते हैं, वो उन्होंने एग्जामिन करने की कोशिश की ये क्यों है, ठीक है। उन्हें अभी तक इसका आंसर सेलेक्ट नहीं मिला। और जो रिसेंट स्टडी है उन्होंने भला क्या किया, बाकायदा उसका टाइटल इस तरह करके कि डिफरेंस बिटवीन टू मैन वो एंड इमेज ऑफ मैगट्स, ठीक है ना। उनके आपस में उन्होंने कॉम्बिनेशन किया, वो जो डिस्कस्टिंग फैक्टर है बल्कि उसका ज़्यादा निकला है और मैगट्स का कम निकला है। मैगट्स को डिफाइन जरा करें। मैगट्स वो वर्म्स नहीं होते जो कि गली हुई चीज़ को खाने के लिए, तो उसकी बड़ी डिस्कस्टिंग पिक्चर दिखाई और उन्होंने वो दिखाई और उनको क्रॉस एनालिसिस किया कि डिस्कस्ट का जो फीलिंग हाई है ना। और हाँ, दोनों में यानी ये नहीं, ऐसे लोग जो फोबिया नहीं भी रखते ना, बिल्कुल उनका सैंपल भी उन्होंने सामने रखा। बल्कि ज़्यादा भाई सिगमंड फ्रॉयड इतना बड़ा नाम है साइकोलॉजी में, और साइकोडायनामिक स्कूल ऑफ थॉट है उसका, उसकी एक थ्योरी है साइकोसेक्सुअल स्टेजेस। तो उसमें वो बाकायदा ना ऑरल स्टेज, एनल स्टेज, ये कुछ ऐसी उसकी थ्योरी है, थोड़ी सी मतलब वो है PG रेटेड है, लेकिन ये कि उसमें वो एक चीज़ बयान करता है, अगर तो आप वाकई सिगमंड फ्रॉयड को इंटेलेक्चुअल, ये वेस्टर्न एकेडेमिया मानता है कि जो बच्चा है ना मेल, वो अपनी माँ की तरफ अट्रैक्ट नेचुरली होता है बचपन में, और जो बच्ची है वो बाप की तरफ जो है वो नेचुरली अट्रैक्ट होती है, नॉट इन अ वेरी सेक्सुअल सेंस, लेकिन ये कि ये एक फितरी चीज़ है। तो वहाँ तो उसने कोई ऐसी जेंडर नहीं डिफाइन की कि सेम के साथ अट्रैक्ट हो रही है या फीमेल के साथ अट्रैक्ट, तो वहाँ भी इस चीज़ की गुंजाइश मतलब ये टॉपिक ही नहीं आया कि सेम जेंडर से बंदा जो है वो अट्रैक्ट हो सके उसकी साइकोसेक्सुअल या साइकोसोशल डेवलपमेंट में। तो वहाँ से भी ये फंसते हैं, या तो फिर उसकी थ्योरी भी एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव से भी फंस रहे हैं, जैसे आपने कहा कि ये तो फितरतन एक बुरी चीज समझी जा रही है अक्रॉस कल्चर्स, अक्रॉस कल्चर्स, मतलब क्रिश्चियनिटी हो, जुडाइज्म हो, हिंदुइज्म हो, अक्रॉस कल्चर्स बुरी चीज है। तो बल्कि ये तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट है एवोल्यूशनरी प्लस साइकोलॉजिकल भी आप देख लें थ्योरीज, वो भी। अच्छा भाई, मैं इसमें जिस तरह भी हमास भाई ये बात करते हैं ना एम्पुटेशन की, कि जो लोग मैं आपको बताऊं कि जो यानी अभी हम बात कर रहे हैं, जब हम ये कहते हैं कि एक फॉर एग्जांपल एक लड़का है, ठीक है, वो बायोलॉजिकल मेल है, लेकिन उसको साइकोलॉजिकल, जो भी हम APA की बात कर रहे थे, एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है कि वो अपने आप को फीमेल कंसिडर कर रहा है, ठीक है। अब ये हम कह रहे हैं कि उसकी बायोलॉजिकल सेक्स और जेंडर एक्सप्रेशन में फ़र्क आ गया, ठीक है। और ये हो सकता है, मैं भी हमने थोड़ी देर पहले एग्जांपल्स दी कि ऐसा हो जाता है। सो बायोलॉजिकल सेक्स मेल है, लेकिन साइकोलॉजिकली वो अपने आप को समझ रहा है कि वो फीमेल है। नाउ लेट्स सपोज यू एंड आई एंड ऑल ऑफ अस, वी वांट टू हेल्प दिस पर्सन आउट, वी वांट टू हेल्प हिम, क्योंकि आपने इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना है ना। कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गया। कॉन्फ्लिक्ट क्या है? बायोलॉजिकल सेक्स में और साइकोलॉजिकल में फर्क आ गया। मैंने कहा था ना, एक उसकी बायोलॉजी है, एक उसकी इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट के अंदर साइकोलॉजी भी आ जाती है।
तो ये दोनों चीज़ों में कॉन्फ्लिक्ट आ गया। अब आपने उसको पीस पे लेके आना है, आपने उसका कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करना है। विच मेथड इज गोइंग टू बी ईजियर, क्योंकि या तो आपको उसको बायोलॉजिकली ऑल्टर करना पड़ेगा या साइकोलॉजिकली करना पड़ेगा। बायोलॉजिकली आप ऑल्टर करेंगे तो आप ये कहते हैं कि जी उसको मेन क्या जेनिटल सर्जरी करा लेते हैं उसकी, ठीक है, सेक्स चेंज उसका हम लोग जो है ना करवा देते हैं थ्रू सम प्रोसीजर। और ये भी सेक्स चेंज या उसकी एनाटॉमी को बदलने की आप कोशिश करेंगे तो आपने कौन सा उसकी डीएनए चेंज कर दिया, आपने कौन सा उसके हार्मोन्स को चेंज किया, आपने तो नहीं किया। सिर्फ एक बंदे की एनाटॉमी बदलने से आपको लगता है कि आपने उसको फीमेल बना दिया। एक बंदा, एक मर्द था, मेल था, बायोलॉजिकल मेल था, वो फीमेल फेमिनिन फील कर रहा है, तो वो अगर वो सेक्स चेंज से गुजर भी जाता है, ठीक है, तो क्या वो एक औरत बन गया? सही। तो और दूसरी तरफ ये कि अगर हम इसको साइकोलॉजिकली ट्रीट कर देते जो कि पहले से होता रहा था, और इन्होंने बाकायदा तौर पर अमेरिका में रिपेरेटिव थेरेपी बैन करवाई, बाकायदा उनको डिमोनाइज किया उन डॉक्टर्स को जो रिपेरेटिव थेरेपी बात करते थे। हम रिपेरेटिव थेरेपी के वो जो शॉक ट्रीटमेंट और उसके हक में नहीं है कि कोई ऐसा चीज़ की जाए जिसपे अगले को हार्म किया जाए, लेकिन जहाँ तक काउंसलिंग की बात है, जहाँ तक मेंटरिंग की बात है, जहाँ तक किसी को गाइड करने की बात है, उसके साथ एम्पैथाइज करने की बात है, तो व्हाट्स द प्रॉब्लम विद रिपेरेटिव थेरेपी, व्हाट्स द प्रॉब्लम। और जब उसके रिजल्ट्स भी नजर आ चुके हैं, जब उसके कुछ इंप्लीकेशन भी नजर आए, एंड इट डिड वर्क फॉर अ लॉट ऑफ पीपल एंड इट्स स्टिल वर्किंग फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। वो अब डिफरेंट नामों के जरिए हो रहा है, और बहुत सारी वेबसाइट्स आपको मिल जाएंगी। वो लोग जो कि पहले अपने आप को होमोसेक्सुअल समझते थे या अपने आप को अपने बायोलॉजिकल सेक्स और अपने जेंडर एक्सप्रेशन के एतबार से कंफ्यूज थे, वो उस काउंसलिंग मेंटरिंग एक्टिविटी के थ्रू गुजरे, मे बी अ मंथ, 2 months, 3 months, 6 months, and alhamdulillah they came back on the other side feeling very much content with everything, so they didn't have to go through these surgical procedures and all that. और इसके ऊपर by the way एक पूरी वेबसाइट है, उसका नाम है sexchangeregret.com। उसके ऊपर बाकायदा लोगों के स्टडीज मौजूद हैं, और बहुत सारी साइकोलॉजिकल स्टडीज भी हैं कि इवन आफ्टर सेक्स चेंज आपकी मेंटल हेल्थ इंप्रूव नहीं हो जाती, सुसाइड रेट कोई बेहतर नहीं हो जाता, बल्कि मैं यही मेंशन करने वाला था। स्वीडन की लॉन्गिट्यूडनल स्टडी है, जो कि जो लॉन्ग टर्म स्टडीज होती हैं ना, वो ज़्यादा रोबस्ट होती हैं, वो फॉलो अप करती हैं प्रॉपर सारे फैक्टर्स को। सही। और स्वीडन ऐसी जगह है जहाँ पर ट्रांसजेंडरिज्म को एक्सेप्ट किया जाता है, ठीक है, ऐसी जगह पर ये स्टडी हुई है। उन्होंने नोटिस किया, बल्कि उनके इंडेक्स हुआ कि इवन पोस्ट सर्जरी उनके सुसाइडल अटैम्प्ट्स भी बढ़ गई, उनकी सुसाइड आइडिएशन भी बढ़ गई, ठीक है। आइडिएशन यानी अपना वो ज़्यादा सोचना शुरू, और अटैम्प्ट्स और इवन कंडक्शन भी ज़्यादा हुई, ठीक है ना। और ये लॉन्ग टर्म उनको फॉलोअप किया था 1973 से लेकर 2003 तक की जो फॉलोअप स्टडी, ये बहुत एक्सटेंसिव स्टडी है। अदर देन दैट मैं यहाँ पर एक और चीज़ ऐड करना चाह रहा था कि फॉर एग्जांपल ये हमने बताया ना कि डिस्फोरिया जो है उसकी वजह से क्या होता है। देखिए इसमें 2 ऑप्शन है। आपने ये सर्जरीज़ जो होती हैं ना, फॉर एग्जांपल अगर आप इनको अब मैं कहूँगा नहीं कि वो इसे रीड अप करे कि होती किस तरह, ये लाइफ लॉन्ग एक तो अल्ट्रेशंस होती हैं, और इसमें इंतहाई कॉस्टली होता है, और वो बंदा वो हमेशा वो पेन और उनके अंदर जो प्रोसेसेस होते हैं ना वो थ्रू आउट चलते हैं, और वो बाकायदा बंदे को और रिमाइंड करवाते हैं कि ये जो चीज़ है ये नकली है, ठीक है ना, और वो बंदा और अजियत में जाता है, ठीक है। तो ये जो सर्जरी वाला पोर्शन है ना, इसमें बहुत यानी डेंजरस फैक्टर्स हैं। दूसरा जो आपने कहा है कि जो दूसरी ऑप्शन है साइकोलॉजिकल थेरेपी, और ये वो आप अगर इसमें एक बहुत सोचने वाली बात है, आप अगर आप जानते हैं किसी में जो भी सुन रहा है, मैं उनसे ये कहूँगा कि आप ज़रा इस चीज़ को देखें कि फेमिनिज़म कह रहा हूँ, सॉरी, फेमिनिनिटी जो है, आपको कब पता लगा कि फ़ीमेल होना क्या होता है? पैदा होने के बाद या पैदा होने से पहले? ठीक है, वो कहेगा ज़ाहिर बात है मुझे पता लगा कि पैदा होने के बाद। उन्होंने कहा कि क्या होता है, आप उसे पूछें, वो फिर आपको भी वो सिर्फ आपको काउंट कर सकेगा कि जो बिहेवियर जो उसने ऑब्जर्व किए अपने होश संभालने के बाद। लेकिन उसको सोशल कंस्ट्रक्ट कहते हैं, वो सोशल वही है ना, ये तो डिफाइन किया हुआ है आपने, इसलिए वो समझ रहा है मैं फेमिनिन हूं या मेल। देखिए आपके पैदा होने के बाद जो सोशल कंस्ट्रक्ट आपको बताया गया ना, उसके मुताबिक आपने बाद में समझा, यानी ये वो चीज़ है जो कि आपने बाद में ऑप्ट किया, आपने बाद में समझे, अपने इन्वायरमेंट से पिकअप किया। ये बल्कि थेरेपीज़ के अंदर बाकायदा ये उस बंदे को गो थ्रू लेके जाते हैं, पहले मुझे बताओ कि आप जो फील कर रहे हो ये क्या है, क्यों है, ठीक है ना। अच्छा, आप फीमेल किसे कहते हैं, आप ज़रा बताएं तो सी, फीमेल कहते किसे हैं? वो कहते हैं जी ये कपड़े पहनने को, इस तरह करने को, उस तरह करने को, डांस करने को, ये करने को, मतलब यानी वो इस तरह की चीज़ों से डिफ़ाइन करते हैं।
तो इसका वो फिर आहिस्ता आहिस्ता उस बंदे को रियलाइज करवाते हैं कि ये जो चीज़ है ना ये आपके मेंटली बिल्डअप हुई हुई है, देखिए आपको डीकंस्ट्रक्ट करना है इसे। पोस्ट पढ़ रहा था अमेरिकन खातून की, उसने कहा कि मेरा बेटा जो है ना वो डॉल्स लेता है जब भी जाता है टॉय शॉप में। तो उसको एक खातून ने डांटा और मुझे भी कहा कि इसको कार्स दिलाया करो, ये क्या डॉल्स ले पसंद करता है। तो कहती मैंने उन्हें अच्छी खासी सुनाई कि इसकी चॉइस है, तो आप कौन होती हैं, बल्कि आप भी अपने बच्चों को एक्सप्लोर करने दें वर्ल्ड, क्या पता उनकी भी यही ख्वाहिशात हों। तो हमारी यूथ ना इसको इस नज़र से भी देखती है कि ये तो आप उसको चॉइस ही नहीं दे रहे बच्चे को एक्सप्लोर करने की, और उस पर वो मुसल्लत कर रहे हैं कि तुम चूँकि बॉय हो तो तुमने टॉयज़ कार्स लेने हैं या रोबोट्स लेने हैं, इस तरह की चीज़ें, और तुम चूँकि गर्ल हो तो डॉल्स लेनी है। तो ये क्या आर्गूमेंट है? देखिए ये आर्गूमेंट, इसका एक्सट्रीम वर्जन ये है कि आप कहते हैं कि चूंकि मेरे बच्चे ने डॉल खरीदी है इसलिए मेरा बच्चा होमोसेक्सुअल है। दिस इज व्हाट द वेस्ट इज डूइंग राइट नाउ। यानी एक बाकायदा इस पे केस है। एक औरत ने क्या किया, वो उसका बच्चा जो है ना उसके साथ मैकडॉनल्ड्स गया बर्गर खाने, और ये बेसिकली उसकी और उसके हस्बैंड की डिवोर्स हुई भी थी, तो बच्चा उसके पास था, वो जो ना बाप के पास जाता था वीकेंड्स पे, तो वो उस माँ के साथ रह रहा है, एक उनकी बहन भी थी। अच्छा वो मैकडॉनल्ड्स गया, तो मैकडॉनल्ड्स में जाके जब उन्होंने पूछा कि जी हैप्पी मील ऑर्डर किया, उन्होंने कहा कि वुड यू लाइक अ गर्ल टॉय और अ बॉय टॉय। उसने देखा गर्ल टॉय ज़रा अट्रैक्टिव लगा उसको, क्योंकि आपको पता है ना डिफरेंट चीज़ें मिल रही होती हैं कहीं पे कुछ कहीं पे कुछ। उसने कहा गर्ल टॉय चाहिए। माँ ने कहा चलो जी मेरा पुत्र होमोसेक्सुअल, हालांकि वो था भी 7-8 साल का। अच्छा। तो उसने कहा जी बस बेटा तुम घर आओ, मैं तुम्हें बालियाँ पहनाती हूँ, तुम्हें ड्रेस पहनाती हूँ, तुमने टॉय सेलेक्ट कर लिया। ओह मेरा बच्चा, क्योंकि नाउ यू आर वोक, यू आर सो वोक, नाउ यू वांट टू यू नो प्ले अलॉन्ग विद दैट थिंग। उसने उसको ड्रेसेस बनाना शुरू कर दिया कि मे बी यू लाइक इट, यू नो व्हाई नॉट एक्सप्लोर योर सेक्सुअलिटी एंड ऑल दैट। 7 साल के बच्चे को क्या पता यार उसकी क्या सेक्सुअलिटी है। अब उसको वो ड्रेस करा रही। अच्छा जब वो अपने बाप के पास जाता, बाप देख रहा है जी बच्चा आ रहा है, लिपस्टिक लगाई हुई है ये वो, तो वो बच्चा लिटरली बाप के सामने रो के कहता है, और बाप ने उसका वीडियो बना के यूट्यूब पे चढ़ा दिया। उसने कहा कि जी, उससे पूछता कि डू यू लाइक टू ड्रेस अप लाइक दिस। उसने कहा नो मॉमी ड्रेसेस मी अप लाइक दिस। उसने कहा मॉमी को क्या आखिर आई है कि वो तुम्हें इस तरह ड्रेसअप करती है। तो फिर पता चला कि वो एक दफ़ा उसने बस गर्ल टॉय पसंद कर लिया था। तो ये उसकी दूसरी एक्सट्रीम है। तो हम ये कहते हैं कि देखें, अगर मेरी बेटी जो है ना वो कहती है कि डैड आई वांट टू शूट अ गन, आप मुझे फायरिंग रेंज पे आप जाते हैं, मुझे भी साथ है। मैं कहता हूँ बिस्मिल्लाह बेटा आओ मेरे साथ, क्या मसला है इसमें। वो कहती जी मुझे गाड़ियों को शौक है। बिस्मिल्लाह, इसमें क्या सी बात है। मैं ये तो नहीं कहता कि नाउ यू आर होमोसेक्सुअल, नाउ यू आर आइडेंटिफाइंग एज अ मैन। नो ऑफ कोर्स नॉट। यू कैन बी अ मैन एंड यू कुड हैव सर्टेन क्वालिटीज दैट आर स्लाइटली फेमिनिन। हो सकता है, ये जरूरी तो नहीं कि एक बंदा जो है वो प्रॉपर अल्फा मेल ही होगा, ऐसे तो नहीं है। आपके अंदर उस मेल, अभी जो बात करते हैं ना मेलनेस में एक स्पेक्ट्रम है, वो हो सकता है कि जरा थोड़ा सा ज़्यादा वो अगर उस तरह का है तो हो सकता है कि वो कहीं मैन ही है, मेल है, अपने आप को आइडेंटिफाई भी कर रहा है, ड्रेस डिजाइनर बन जाएगा, हेयर स्टाइलिस्ट बन जाएगा, और समथिंग अलॉन्ग दोज लाइंस व्हिच माइट बी कंसिडर्ड एज क्लासिकली फेमिनिन प्रोफेशंस, बट that's still okay. He's still a man. He's still a heterosexual man, right? Very important. On the other hand, you could have a girl who's a bit of a tomboy. हो सकता है, उसमें कैसी बड़ी बात है। हो सकता है कि कल को वो आर्म्ड फोर्सेस में हो। It's not for every girl out there, but maybe उसके लिए ही होगा। तो इसमें कोई ऐसी बात क्या है। Likewise, अगर वो किसी और चीज़ में ज़्यादा एक्टिव है तो हम उन्हें ये कहते हैं कि ज़रूर आप अपनी उन चीज़ों करो while being true to your biological sex and having the gender expression of the sex that you were जो है ना which was determined at birth for you. So this is what we're saying. लेकिन अगर आप कुछ सोसाइटी, मैं एक बात जस्ट टू रीआइट्रेट, आप दोनों का पॉइंट ये है कि कंपेयर करो कि तुम्हारे लिए इजी सोल्यूशन क्या है। काउंसलिंग और थोड़ा सा रिफ्लेक्शन करना बैठ के, और थोड़ी मदद ले लेना, और अपने डिज़ायर्स को कर्ब करना, या धड़ल्ले से एक्सप्रेस करना उस चीज़ को। सोसाइटी में एक ऐसी चीज़ को प्रमोट करना जो ऑब्वियस सी बात है कि एक्सेप्टेबल ओवरऑल नहीं है, और उस पर स्टैंड लेना, फिर उसको प्रैक्टिस करना, तो खुद ही सोच लो। और बल्कि मैं ये सवाल इसके बाद आपकी बात जब ऐड कर लें तो ये सवाल है कि चलें लेट्स सपोज आप दूसरी साइड पे चले जाते हो, यू एक्सेप्ट हु यू आर, जैसे वो कहते हैं एक्सेप्ट हु यू आर, डू नॉट बी अफ्रेड, कम आउट ऑफ द डार्क, कम आउट ऑफ द क्लोजेट। एग्जैक्टली। तो चले आप आ गए, यू हैव एक्सेप्टेड योर सेल्फ, आपने कहा मैं यही हूँ, तो आर यू रियली हैप्पी? दिस इज़ द बिग क्वेश्चन। ये मुझे आप दोनों बताएंगे, क्या होमोसेक्सुअल कम्युनिटी, उनके स्टैटिस्टिक्स क्या हैं, उनके रिलेशनशिप्स क्या हैं, उनके मतलब कितने उनके रिलेशनशिप्स होते हैं ज़िंदगी भर, ये आपने बड़ा पार्टनरशिप, कमिटमेंट, ये सारी चीज़ें उनको अवेलेबल हैं, ये ज़रूरी है डिस्कशन। अच्छा ये बड़ी ना ये सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स इसमें ना बहुत ज़्यादा ऐड होते हैं। लेकिन आपकी बात ठीक है, इनके यहाँ सबसे ज़्यादा प्रोमिस्क्यूरिटी पाई जाती है,
ठीक है। प्रोमिस्क्यूटी एज इन के मतलब यानी बेवफाई जिसे हम कह लें, बेवफाई बेसिकली यानी बहुत ज़्यादा मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स करते हैं थ्रू आउट। इनके यहाँ इसी वजह से HIV जो है वो सबसे ज़्यादा रेट्स उसमें है। उसके अलावा इनके यहाँ दरअसल ये कुछ चीज़ें एडअप भी होती हैं, क्योंकि देखें कुछ सोसाइटी इन्हें जब एक्सेप्ट नहीं करती ना, फिर ये ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर पॉवर्टी है, लो एजुकेशन है, बाकी चीज़ें हैं, फिर उनको पता नहीं होता वो चीज़ें, ये सारी चीज़ें मिक्स हो जाती हैं फैक्टर्स फिर इनके अंदर फिर इनको प्रोस्टिट्यूशन वाले जो हैं वो ज़्यादा इनको केटर करते हैं। सही, ठीक है। सही। ये दोनों तरफ है, ये खुद भी उस कम्युनिटी में ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं और वो कम्युनिटी भी फिर इनको एक किस्म का बूस्ट देती है। और ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इसमें ना बढ़ जाती हैं और इनके यहाँ स्टेबिलिटी, रिलेशनशिप की स्टेबिलिटी भी नहीं है। बल्कि एक स्टडी आती है कि लेस्बियन कपल्स के अंदर, ठीक है, इवन अगर आप स्टेबल जगह पर भी डिस्कस करें, लेस्बियन कपल्स में हाईएस्ट डोमेस्टिक वायलेंस रेट्स। हाँ जी। और ये कोई 60% समथिंग रीच करता है। और भी इनके डोमेस्टिक वायलेंस बाय अ मैन, नो, बिटवीन फीमेल्स लेस्बियन कपल्स में डोमेस्टिक वायलेंस इज मोर देन हेटेरोसेक्सुअल कपल्स एंड होमोसेक्सुअल कपल्स। ये भी एक इंटरेस्टिंग स्टैट्स हैं। बिल्कुल। अच्छा, इसमें अली भाई एक चीज़ मेरे जहन में ये आ रही थी कि जब हम लोग हैप्पीनेस की बात करते हैं ना कि यार क्या अपने आप को, अपने डिज़ायर्स को उस तरह से एक्सप्रेस करके विल यू बी हैप्पी। देखिए मेरा कुछ एक्सपीरियंस हुआ ख्वाजा सरा कम्युनिटी के साथ। अच्छा। उनको कुरान पढ़ाने का। कुछ सालों पहले मैंने रमज़ान के महीने में ख्वाजा सरा कम्युनिटी जो है उनको कुरान पढ़ाने का ज़िम्मा लिया अपने ऊपर और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी कुरान क्लास होती थी एंड आई यूज्ड टू एंगेज विद देम वेरी एक्टिवली। शुरू में पहली 2-3 क्लासों में दे weren't ओपनिंग अप, मतलब उस तरह से वो क्योंकि वो ट्रस्ट फैक्टर होता है कि वो देख रहे होते हैं आपको एज दी अदर, एज एन आउटसाइडर। बट अल्हम्दुलिल्लाह जब उनके साथ 2-3 सेशन हो गए और उनको पता चल गया कि मेरा एटीट्यूड उनके साथ बिल्कुल नॉन जजमेंटल किस्म का है और बिल्कुल ओपन किस्म का है, तो आहिस्ता आहिस्ता वो खुलना शुरू हुए और उन्होंने मुझे अपने सवाल जवाब करते थे, प्राइवेटली आके चीज़ें पूछते थे। तो मैं आपको बताऊँ कि ये वो लोग हैं जो कि बकौल हमारे मॉडर्न टर्म्स में अपने बायोलॉजिकल जो सेक्स है उसके खिलाफ जा रहे हैं और अपने जेंडर एक्सप्रेशन को जैसे वो चाहते हैं एक्सप्लोर कर रहे हैं, राइट। दे आर बायोलॉजिकल मेल्स, ऑल द पीपल आई वाज डीलिंग विद वर ऑल बायोलॉजिकल मेल्स who were identifying as females, right? And उसी तरह के कपड़े पहनना, उसी तरह का कराना, maybe some of them had gone through some kind of surgery as well. अच्छा, उनमें से ये मैं एक मेरे सामने ये सैंपल, अब ये मैं सिर्फ आपको एक एनेक्डोटल चीज़ बता रहा हूँ। एक मेरे पास ये सैंपल है और एक मेरे पास कुछ ऐसे सैंपल हैं जिस तरह मेरे साथ स्कूल में, कॉलेज में कुछ ऐसे लड़के थे जो ज़रा थोड़े से फेमिनिन थे एंड रॉन्गफुली सो उनको कुछ रिडिक्यूल किया जाता था, नहीं करना चाहिए था। कई लड़के थे उनको छेड़ते थे, तंग करते थे। हम सब ने ऐसा देखा होगा बिल्कुल। सो वो मैंने देखा कि वो लाइफ में बड़े कामयाब भी हुए, उन्होंने कोई डॉक्टर बन गया, कोई कुछ बन गया, उनकी शादियाँ भी हुई, बच्चे भी हुए। ऑब्वियसली उनके लिए हालात डिफिकल्ट हो गए बट अल्हम्दुलिल्लाह दे मैनेज टू गेट समवेयर एंड वेरी गुड प्रोफेशंस, ठीक है। अच्छा, अब ये जो ख्वाजा सरा कम्युनिटी है, इनमें से मैं आपको काउंटलेस नंबर ऑफ स्टोरी सुना सकता हूँ, जिसमें एक पर्टिकुलर मुझे अब याद आ रही है, बताता हूँ। उसमें से एक मेरे पास आया, उनमें से उन्होंने मुझे कहा कि मैंने 2 दफ़ा ज़िंदगी में तज़ाब पिया। अल्लाह। आफ्टर बीइंग इन दिस, आप उसको वो एक प्रोफेशन भी कह लें कि जहाँ पे उनका काम क्या, आई मीन लेट्स बी ऑनेस्ट, वो खुद क्लेम करते हैं हमारे 3 काम हैं। एक भीख मांगना, विच इज़ द मोस्ट डिसेंट ऑफ ऑल ऑफ द स्टफ दे डू। दूसरा शादियों के ऊपर नाच गाना करना। और तीसरा एज सेक्स वर्कर्स, ठीक है। और वो कहते हैं कि मैंने 2 दफ़ा ज़िंदगी में एक्चुअल तज़ाब पिया है एंड मेरा ये जो थ्रोट है, it is completely burnt. One of them also mentioned a very similar story which was very, very heartbreaking for me to even listen to it. कि वाकई में ये लोग जिस चीज़ को, आई मीन किस उम्मीद पे इनको निकाला गया होगा इनके घर से। जिस तरह इन्होंने बताया कि इनके कुछ गुरुज होते हैं, वो लिटरली गांव में जाके बच्चा उठा लेते हैं, वो फैमिली से कहते हैं कि जी ये आपके किसी काम का नहीं है, ये हमारे वाले कर दें। फिर जो उनकी एक्सप्लॉयटेशन होती है, उनको कहा जाता है तुम अपने जेंडर को एक्सप्रेस करो, ये करो, वो करो, हैव रिलेशनशिप विद मल्टीपल मैन, दिस वो जो कुछ भी है, सेक्स वर्कर बन जाओ, पैसे भी मिलेंगे, ये होगा वो होगा। लेकिन इन दी एंड देयर इज़ सो मच सैडनेस, देयर इज़ सो मच डिप्रेशन,
देयर इज सो मच एंग्जाइटी, देयर इज सुसाइडल बिहेवियर इज रिडिकुलस। मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब जिस किसी से मैंने बात की है, दे हैव ऑल अटेम्प्टेड सुसाइड, नॉट बिकॉज के जी सोसाइटी में शुरू में ही उनको मारा पीटा गया, नहीं, इसलिए क्योंकि अब जहां आ गए हैं, दे हेट व्हाट दे हैव बिकम, दे हेट व्हाटएवर दे आर डूइंग इन सोसाइटी राइट नाउ। अपने आप से एक सेल्फ लोडिंग जो ना वो होगी स्टार्ट। तो असल बात ये कि आपके पास दो ऑप्शंस थे। देखिए इवन स्ट्रेट हेट्रोसेक्सुअल्स भी अगर इस कंडीशंस में होते हैं ना, वो भी सुसाइडल्स होते हैं। जैसे प्रोस्टिट्यूट के अंदर और उनके अंदर भी जो सुसाइड रेट्स हैं या अटैम्प्ट्स हैं वो फेमस और नोन है, इवन पॉर्न स्टार्स में भी और उनमें भी। और ये चीज़ शो करती है कि ये सिर्फ ये वाली जो एक्टिविटीज़ हैं, इस तरह की ईवल एक्टिविटीज़, इट इज़ नॉट एसोसिएटेड विद जस्ट देयर कंडीशन, ठीक है ना। ये हर बंदा जो इस तरह के ईवल में है वो अपने आप से बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाइड है। इट्स वेरी क्लियर। मैं तो मतलब मुझे इतना सुन के अफसोस हो रहा है, दुख हो रहा है ये बातें, तो ये बड़ी आई ओपनिंग चीज़ें हैं जो आप दोनों ने बताई। लास्ट सवाल बस ये कि, और ये रियल काउंसलिंग केस रिसेंटली मुझे बहुत इसकी रिक्वेस्ट आई, फिर मैंने ज़रा भाई आपकी तरफ भी डायरेक्ट किया, इंशाल्लाह होपफुली आपको अनकरीब पता भी लगेगा, लेकिन पब्लिकली इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि किसी का भला हो जाए। एक मैरिड सिस्टर, उनके खामद जो है वो ओपनली कन्फेस करते हैं कि मैं होमोसेक्सुअल, और वो शी लव्स हर हस्बैंड, और वो बहुत परेशान, बहुत अफसरदा कि वो कहते हैं कि आई लव यू, मैं तुम्हारे साथ लॉयल हूँ, सब कुछ हूँ, लेकिन मुझे इसमें ना रोको। तो व्हाट्स द सलूशन, और वो सलूशन भी फाइंड करना, वो कहते हैं चलो अच्छा अगर कोई सलूशन है तो मुझे दो। तो सलूशन क्या है इस चीज़ को, निकलना चाहता है इससे, तो व्हाट्स द सलूशन? देखिए सलूशन तो उन भाई के ऊपर आता है कि जहाँ पे उनको समझाया जाए और उनकी काउंसलिंग की जाए। और सबसे पहली बात ये, इट्स नॉट लाइक इट कैंट बी हेल्प्ड, इट्स नॉट लाइक समथिंग इट कैन नॉट बी फिक्स्ड, इट कैन नॉट बी अनडन। ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता। देर आर काउंटलेस नंबर ऑफ केसेस जहाँ पे थ्रू काउंसलिंग एंड थेरेपी एंड इवन समटाइम्स हार्मोनल ट्रीटमेंट भी करनी पड़ती है, बट इट डज़ वर्क, ठीक है। सो ऐसा नहीं है कि कोई अल्लाह ताला ने कोई ऐसी साइकोलॉजिकल कंडीशन ऐसी है या कोई फिजिकल बीमारी ऐसी है जिसका इलाज नहीं है या क्योर नहीं है। इफ़ अ पर्सन इज़ गोइंग थ्रू सम काइंड ऑफ थॉट, अब उसके पीछे वजूहात देखनी पड़ेंगी, और यही काउंसलर्स करते हैं, वो देखते हैं उसके पीछे फैक्टर क्या है। समटाइम्स मैं आपको बताऊँ, देखें अभी एनवायरमेंटल की बात की, एक मेरे पास केस इसी तरह का आया था जहाँ पे द हस्बैंड एक्चुअली वाज एडिक्टेड टू पोर्नोग्राफिक कंटेंट, और वो शादी से पहले भी ही वाज अ पोर्न एडिक्ट, एंड वो शादी करने के बाद ना वो इतना ज़्यादा वो उस चीज़ में चला गया कि he had no interest in his wife, or he had no interest in normal heterosexual relations. He had interest in deviant sexual practices. So it began with homosexuality and it ended up being something far, 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 far worse. So मैं आपको बता रहा हूँ कि sometimes हमें नहीं पता होता उसके पीछे factors क्या हैं। काउंसलर्स का, मेंटर्स का, थेरेपिस्ट का काम ही होता है कि वो बंदे से बात करते हैं, उसके रूट पे जाते हैं प्रॉब्लम के, और फिर उसको वहाँ से निकालते हैं कि भाई देखो तुम जहाँ जिस कंक्लूजन पे पहुंचो ना, वो कंक्लूजन है नहीं असल में। इन ऑर्डर टू फाइंड हैप्पीनेस, बिकॉज एवरीबडी वांट्स हैप्पीनेस, इफ यू वांट टू बी हैप्पी देन उसका एक तरीका कार है, वरना तुम्हारी फैमिली भी तबाह होगी, तुम्हारा दुनिया भी बर्बाद होगी, तुम्हारी आखिरत बर्बाद होगी, तुम्हारा ये प्रॉब्लम होगा। सो उस काउंसलिंग एंड थेरेपी के जरिए उसकी थॉट्स पे काम किया जाता है। उन थॉट्स पे जब काम होता है तो उसकी फीलिंग्स चेंज होती हैं, और जब फीलिंग्स चेंज होती हैं किसी चीज़ के बारे में, तो फिर आपका बिहेवियर ऑटोमेटिकली चेंज होता है। सो दिस इज द स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दैट नीड्स टू टेक प्लेस आल्सो। देखें एक और चीज़ इसमें इम्पॉर्टेंट है, हम समझते हैं कि जैसे अगर एक बंदा होमोसेक्सुअल है और अगर वो एक्ट नहीं करेगा तो बस मर जाएगा क्या, मतलब ये नहीं, मतलब ये लोगों के पास अमेजिंग किस्म के ट्रायल्स से वो गुजरते हैं। कुछ लोगों की डिफॉर्मिटीज़ होती हैं, उनकी ऐसी ऐसी बीमारियां होती हैं कि वो आगे प्रोक्रिएट नहीं कर सकते, ठीक है, और वो सारी ज़िंदगी उस ट्रायल से गुजरते हैं। अल्लाह की मखलूक है वो, ठीक है ना, और उन्होंने आखिरत में अल्लाह ताला से डील किया कि हमें अल्लाह ताला आखिरत में देगा, ठीक है, हमारे सब्र का इम्तिहान, हमारे सब्र के इम्तिहान का रिजल्ट हमें वहाँ मिलेगा, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि यू डू एक्ट अपॉन एवरी फीलिंग दैट यू हैव, ठीक है, आप सब्र करें। अल्लाह ताला ऐसे मामलों में, ऐसे ट्रायल में अगर आप आ गए हैं तो अल्लाह ताला आपको डबल अजर देगा इस चीज़ का, बल्कि ज़्यादा अजर देगा। एक इसमें मैं छोटी सी बात बस ऐड कर दूं कि देखें इसको कहते हैं इज़ ऑट, एक एनालिसिस है, यानी जस्ट बिकॉज समथिंग इज़ अ सर्टन वे डजंट मीन इट ऑट टू बी दैट वे। इसका क्या मतलब हुआ कि जस्ट फॉर एग्जांपल इफ आई एम अ क्लेप्टोमेनिया वो जो कि चोरी करने का उसको ना एक है नशा है बस समझ लें, तो जस्ट बिकॉज आई आइडेंटिफाई एज अ क्लेप्टोमेनिया डजंट मीन आई शुड स्टार्ट स्टीलिंग फ्रॉम एवरीबडी। जस्ट बिकॉज लेट्स सपोज कि एक हेटेरोसेक्सुअल मेल है, उसका एक्चुअल हार्मोनल इम्बैलेंस है, टेस्टोस्टेरोन लेवल्स आर थ्रू द रूफ, ठीक है,
वो कहते हैं यार जस्ट आई एम लाइक दिस, जस्ट बिकॉज आई एम अ सर्टेन वे डजंट मीन आई ऑट टू बिहेव दैट वे एज वेल। सही, ठीक है। हम लोग अक्सर औकात ये जो फेमिनिस्ट मूवमेंट में भी कहते रहते हैं कि मर्दों को चाहिए कि वो अपने आप को कंट्रोल करें। हम भी ये कहते हैं मर्दों को चाहिए अपने आप को कंट्रोल करें। हम ये कहते हैं कि वो औरतों को हरास ना करें, लेकिन एक मर्द अगर काउंटर आर्ग्यू करता है कि जस्ट आई एम दिस वे, डील विद इट, यू नो, मैं तो ऐसा ही हूं, मैं तो, मुझे क्यों कह रहे हो अपने आप को, मैं अपने आप को रोकूं, मैं तो छेड़ूंगा आपको, मुझे तो दिल चाहता है, मेरी तो शहवत उभर के बाहर आ रही है, मैं तो चाहता हूं कि मैं हर चलती औरत को जो है ना हरास करूं, मॉक करूं, रिडिकुल करूं। आप मुझे क्यों कह रहे हैं कंट्रोल योरसेल्फ? उधर आप कह रहे हो होमोसेक्सुअल्स को यू डू व्हाट यू विश, मुझे आप ब्रेकें लगवा रहे हो कि आप नहीं करो, क्यों ना करो? वो कह रहे हैं जी मैं तो, मेरे तो आई वांट टू, अल्लाह माफ करे, जो ना रेप समबडी और हरास समबडी, तो मुझे आप क्यों रोक रहे हो? मैं तो, मेरा तो बायोलॉजिकल मसला भी है, मैं तो आपको अपनी जो ना मेडिकल रिपोर्ट दिखा सकता हूं कि मेरा टेस्टोस्टेरोन लेवल कहां गया हुआ है। सो द पॉइंट ऑफ द मैटर इज जस्ट बिकॉज समथिंग इज अ सर्टेन वे डजंट मीन इट ऑट टू बी दैट वे एज वेल। एक बंदा जिस भी मेंटल उसके अंदर है, हमें ये चाहिए कि अपने, वो जो मैंने आपको आयत पढ़ के सुनाई थी, फअम्मा मन खाफा मकाम रब्बिही व नहा नफ्सा अनिल हवा फइन्नल जन्नत हियल मावा, हमारे लिए ये हमारे लिए गाइडिंग लाइट है। जज़ाकल्लाह खैर। और लास्टली देखें ज़िया भाई, हैप्पीनेस की डेफिनेशन अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। पीपल डिफाइन हैप्पीनेस एज प्लेजर, ये बहुत पुरानी डेफिनेशन हो गई। इसको साइकोलॉजिस्ट ने, मैं पढ़ रहा था कि जो मॉडर्न साइकोलॉजी है ना, उसने हैप्पीनेस की नॉन मटेरियलिस्टिक डेफिनेशन ली है। एक्चुअली हैप्पीनेस को अब साइंटिस्ट जो है वेल बीइंग कहते हैं, साइकोलॉजिस्ट, और वेल बीइंग को वो डिफाइन करते हैं जिसमें फिजिकल वेल बीइंग भी। तो प्लेजर कुछ ऐसे होते हैं जिससे आपकी फिजिकल वेल बीइंग हार्म होती है, तो दैट डजंट मीन कि यू आर हैप्पी बिकॉज आप फिजिकली हार्म हो रहे हो। और वेल बीइंग की लेटेस्ट डेफिनेशन है कि उसमें हैप्पीनेस का एलिमेंट हो, लेकिन हैप्पीनेस को फिर उन्होंने बड़ी डिटेल में डिफ़ाइन किया है कि इसमें सेटिस्फेक्शन है, इसमें यू नो एक सोशल सपोर्ट भी आती है, इसमें स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स आते हैं, बहुत सी चीज़ें, प्लस मीनिंग। एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जो अब यूज़ भी करते हैं, कंटेंटमेंट है। कंटेंटमेंट कि यू आर कंटेंट विद द थिंग्स यू आर गिवन। एग्जैक्टली प्लस मीनिंग। तो मीनिंग लाइफ में जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो माशाल्लाह आई होप आज काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई होंगी लोगों के जहन में इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह ज़िया भाई फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। सेम, बहुत अच्छा लगा। और हमारा बहुत शुक्रिया अली भाई, थैंक यू फॉर हैविंग मी एज़ वेल। विल कीप ऑन कॉलिंग यू गाइस। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।